कहाँ चला गया? नीचे चला गया क्या? ऊपर है। अच्छा, ठीक है भाई। क्या तो अभी तक हम लोग कितना देख चुके थे? अभी क्या क्या देखे हुए थे? काफ़ी दिन हो गया रिवीजन किए हुए थोड़ा सा। औद्योगिक क्रांति मतलब ब्रिटेन में कैसे हुआ? रेल और मतलब लोहा और कोयला की मांग इतनी क्यों बढ़ी और कपास? मैंने कुल मिला के औद्योगिकरण के जो भी डायमेंशन था उस ठीक है, परिवर्तन के जो भी उसके कारण थे, उन कारणों को क्या कर चुके थे हम लोग, देख चुके थे। अब यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे परिवर्तित जीवन। ये परिवर्तित जीवन का मतलब क्या है यहाँ पे? परिवर्तित जीवन का मतलब क्या है यहाँ पे? पहले वाला है कि बाद वाला है? बाद वाला। ठीक है, परिवर्तित। अब मतलब जो अब उनके लाइफ स्टाइल में जो औद्योगिकरण से क्या आया है, परिवर्तन आया है। ध्यान रखना, जो औद्योगिकरण से उनके लाइफ स्टाइल में जो भी चेंजेज आया है, परिवर्तन आया है, वही क्या है? परिवर्तित जीवन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है। अब देखो, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे जो भी परिवर्तित जीवन है, ठीक है, एक आध दो बार रीडिंग लगा के इसको ख़त्म करो, क्योंकि अब जो भी प्रभाव है उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? इस परिवर्तित जीवन में। ठीक है, प्रभाव कह लो, परिणाम कह लो। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे औद्योगिकरण की वजह से जो चेंजेज आए हैं, उस चेंजेस का क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ा है, पूरा का पूरा प्रक्रिया इसको यहाँ पे दिखाया गया है। कह रहा है कि इसलिए इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन लाना क्या हो गया? संभव हो पाया, क्योंकि इनके द्वारा जो भी खोज की गई है, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि भाई नहीं, जो भी हो रहा है हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए हो रहा है। ठीक है, इससे हमें जो भी फैसिलिटी मिल रहा है, व्यापारिक मुनाफा हो रहा है, तो हम उसको क्यों नहीं अपनाएंगे। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि ऐसे धनवान लोग भी बहुत थे जिन्होंने जोखिम उठाकर उद्योग धंधों में इस आशा से पूंजी निवेश किया, इससे उन्हें मुनाफा होगा और उनके धन में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। अधिकांश मामलों में यह धनराशि यानी पूंजी कई गुना क्या हो गई, मतलब बढ़ गई। जिन लोगों ने इस आशा से लगाया, तो ऐसा नहीं है कि उनको क्या हुआ, निराशा मिला, उनको मतलब बढ़ा भी। धन में माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादक कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हुई, लेकिन इसका मनुष्यों को दूसरे रूप में भारी खामियाजा भी क्या होना पड़ा, उठाना पड़ा। अब ये कोई यहाँ पे नई बात नहीं है। बताया था कि गांव में उनकी ज़मीनों को क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। हड़प के लोग शहरों की तरफ इकट्ठा चले गए। अब शहरों की तरफ जब इकट्ठा चले जाएंगे, तो जो पहले एक जॉइंट फैमिली की जो अवधारणा थी, यही था ना, जॉइंट, याद करो औद्योगिकरण में मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, संयुक्त परिवार में क्या आ गई, टूटने आ गई। इसके परिवार टूट गए, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको एकदम एग्जाम में मेंशन करना है। पुराने पते क्या हो गए, बदल गए। जो लोग यहाँ पे गांव में रहते थे, ये गांव है यहाँ पे, ये लोग कहाँ से निकल गए, शहरों में निकल गए, जहाँ पे कल कारखाने हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं लग सकती, परिवार टूट गए, मलिन बस्तियों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, बहुत सारी मतलब जो बीमारी है, ठीक है, वो भी सामने आने लगी। लोगों के जब काम के घंटे अधिक बढ़ गए, तो बहुत सारे नशा प्रवृत्ति वाली चीज़ें भी क्या हो गई, अपने आप धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो पुराने पते बदल गए और लोगों को नई जगहों पर रहना पड़ा। शहर विकृत होने लगे और कारखानों में काम करने की परिस्थितियाँ एकदम क्या हो गई, बिगड़ गई। इंग्लैंड में कहा जा रहा है, देखो वहाँ पे 50,000 से अधिक की आबादी वाले नगरों की संख्या 1750 में केवल कितनी थी, 2 थी। सोचो, 1750 में केवल कितनी थी, महज 2।
अब इसके बाद से जो चेंज आ रहा है 1850 तक आते आते हैं इन नगरों की संख्या में क्या हो गई, बहुत अधिक वृद्धि हो गई। 2 से सीधे कितना हो गया, 29 हो गया। आबादी में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हुई उस रफ्तार से रहन सहन के अन्य साधनों में वृद्धि नहीं हो पाई। जा रहा है ना, मतलब जिस प्रकार से जनसंख्या के में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, उसका जो औद्योगिकरण की वजह से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हुआ उस औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, मजदूरों को मिलना चाहिए, वो लाभ उन्हें मिल नहीं पा रहा था। वहाँ रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था में भी बढ़ती हुई शहरी आबादी के मुताबिक सुधार नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना, गंदगी, ठीक है, एक तरीके से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, ये सब बहुत अधिक क्या थी, हावी थी। उसकी बात कहा जा रहा है कि बाहर से आकर नए बसे लोगों को नगरों में कारखानों के आसपास भीड़ भाड़ वाली गंदी बस्तियों में रहना पड़ा, जबकि धनवान लोग नगर छोड़कर आपस के उपनगरों में साफ सुथरे मकान बनाकर क्या रहने लगे, जहाँ की हवा स्वच्छ थी और पानी भी साफ एवं क्या था, सुरक्षित था। बिल्कुल सिंपल है। अब सपोज करो कि अब जहाँ पे कारखाना वाला इलाका है, शुरुआती में जो भी लोग रहेंगे, कारखाना चलाने वाले और मालिक सब क्या रहेंगे, इन्हीं क्षेत्रों में क्या होंगे, रहेंगे। जहाँ पे शुरुआती स्टेज में, मैंने जब इंग्लैंड में भी औद्योगिकरण हो रहा था तो ऐसा नहीं था कि लोग बटे हुए थे, शुरुआती स्टेट में साथ साथ थे, लेकिन यहाँ से आगे चल के मालिक लोग क्या हो गए, दूसरे जगह बस जगह, कहाँ पे, उपनगर में, ठीक है। अभी मान लो कि नगर का प्रमुख हिस्सा है तो थोड़ा सा क्या हो गए, दूर आके बस गए, उपनगर बस गए। अब यहाँ पे उपनगर बसने का मतलब ही है यहाँ पे कि इनकी रोड अच्छी है कि नहीं, रोड, सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी अपने लिए इनके पास क्या आ चुका है, पैसा आ गया है। क्या आ गया है, पैसा आ गया, मुद्रा आ गया है, और इस मुद्रा से हर प्रकार की सेवा इस उपनगर के लिए क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। जो नगर है, यहाँ पे जो भी मलिन बस्तियाँ है, झुग्गी झोपड़ियाँ है, अब इनके लिए इनको क्या मतलब है कि हम जाए करने के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे अब इंग्लैंड से ही देखा जाए, देख मजदूर वाला कल्चर, ठीक है, मजदूर मालिक, बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा, ये वही चीज़ है जैसे कि जो सामंतीकरण की प्रक्रिया थी। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो। अब मजदूरों की जगह सपोज करो मालिक की जगह क्या ले लो, सामंत ले लो, मजदूरों की जगह उस समय के संदर्भ में क्या ले लो, गरीब किसान ले लो, है कि नहीं है, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, देखने का नज़रिया बदलो, ठीक है। किसी भी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उस पैटर्न में बहुत अधिक चेंजेज नहीं आया है, नाम भले उसका क्या हो गया है, बदल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं वो व्यवस्था अभी चलता ही चलता है। थोड़ा देखने का नज़रिया बदलो, ठीक है। समय के अनुसार वो चीज़ें काफ़ी हद तक बदली है, लेकिन इतना भी नहीं बदली है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हाँ, नाम जरूर क्या हो गया है, बदल गया है। बिल्कुल एक होता है ना मजदूर मालिक वाली, अब जो समाज आया बिल्कुल असमानता मूलक, बुझा रहे हैं ना। देखो एक तरीके से लोग विकास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग विकास कर रहे हैं। उस विकास में सिलेक्टेड लोगों के पास धन क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। यही धन इकट्ठा हुआ और ये मालिक लोग धीरे धीरे पूंजीवाद को क्या करने लगे, बढ़ावा देने लगे। जो कैपिटलिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, निकल के अब इनके पास अब एक बार अब मालिक के पास धन इकट्ठा हो गया, किसके वजह से हो रहा है, कल कारखाने की वजह से हो रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अब इसके बाद से मालिक रुकने वाला कहाँ है, नहीं है, ठीक है। एक से मुनाफा कमाया, दूसरा भी कारखाना लगा दिया, तीसरा भी लगा लिया, ठीक है। बैंकिंग गतिविधियाँ और अधिक बढ़ गई, ऑलरेडी देख चुकी हो इंग्लैंड में क्या स्थिति थी कि नहीं थी। पूरे ब्रिटेन में अगर देखा जाए, स्कॉटलैंड, वेल्स, सब इंग्लैंड वगैरह को मिला के, तो बैंकों की संख्या बहुत तेज़ी से क्या हो रही है,
बढ़ रही है। बदल रही है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं है, अब जब इनकी संख्या बढ़ रही है तो अब मालिक लोग और क्या हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, ठीक है, और जो मजदूर लोग हैं, ठीक है, अब इनकी जो स्थिति है पहले से कहीं क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। लेकिन क्या अब बीच की जो असमानता की जो खाई है भर पाएगी? नहीं भर पाएंगे। यही चीज़ें कैपिटलिस्ट में, पूंजीवाद में खूब देखने के लिए मिलता है। समझ में आ रहा है? ये जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिलता है, ठीक है। धन का संकेंद्रण ठीक ठाक यहाँ पे हो जाता है, कोई दिक्कत? यहाँ पे दिया है दूरी बाई और कोलब्रुकडेल में बढ़ई और अन्य कामगारों के लिए 1783 में कंपनी द्वारा बनवाए गए आवास है कि नहीं है? कहाँ पे? बाई और, ये देखो तो इसका मतलब मजदूर रहते होंगे। अब बाई और जो बना है ये है ना बाई, यह है ना बाया, ये तो दया है। दाया है तो दोनों बाई ओर दिया है। अच्छा, दूर बाई ओर, ठीक है, ये बोला होगा ये। हाँ, ये रईसी लगा दिख रहा है। डार्बी परिवार के बंगले विलियम वेस्टविक द्वारा चित्रित 1853 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हरा भरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक अलग अंदाज में ही दिखाई दे रहा है। नाम है, ठीक है, एडवर्ड कारपेंटर में क्या होता है? बढ़ई होता है, ठीक है। तो उसी के द्वारा बनाया गया है। पहले लकड़ी का घर वगैरह क्या होता था, खूब बनाया जाता था, अभी भी बनाया जाता है, लेकिन लकड़ी के घर क्या है कि एक लंबे समय तक चल नहीं सकता है, ठीक है। एडवर्ड कारपेंटर ने 1881 के आसपास अपनी एक कविता विनिर्माणकारी नगर में, विनिर्माणकारी औद्योगिकरण नगर इसको हम लोग बोल सकते हैं, शब्दों को ध्यान रखना, ठीक है। स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया था कि जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराशा घूम रहा था तो मैंने वहाँ अफरा तफरी में परेशान लोग देखे जो मानो नरक के किसी दरवाजों में भूतों की तरह क्या कर रहे थे, आते जा रहे थे। समझ में आ रहा है ना? पूरा काला वातावरण, ठीक है, उन्हें एक चिमनी नहीं, अनगिनत चिमनियाँ, पूरा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, धुआं। मैंने आकाश में ऊंची उठी चिमनियों की लंबे कतार देखी और देखे काले धुएं के बादल जो सूरज और धरती को अपने बोझ से ढक रहे थे, और देखे कूड़े के बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे थे, और फिर आधी छत वाले काले भद्दे मकान, और देखी नीचे बहते काली नदी। जब मैं इन सबको देख रहा था तब मेरी नज़र दूर दरार पूंजीपति मोहल्ले पर पड़ी, जहाँ महलनुमा मकान, बंगले, ऊंची ऊंची दीवारें, बगीचे, ठीक है, सुंदर सलोनी गाड़ियाँ, और उनके मालिक मानो दूर दूर तक पसरी गरीबी जिसकी बदौलत वे धनवान बने थे देखकर अपना मुंह बिचका रहे थे। यह सब देखकर मेरी तो क्या करे, रूह ही कांप उठी, क्योंकि अब जिन गरीबों की बदौलत, जिन मजदूरों की बदौलत, ठीक है, ये इतना धन का क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। यही था ना, एक मुनाफा का एक बहुत बड़ा भाग ये सिर्फ इनके जेब में जाता था, जिसकी वजह से मजदूरों की स्थिति क्या होते चले गई, खराब होते चले गए। ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। अगर धन का वहीं ये विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो यही सब समस्या आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे 1842 में मजदूरों की स्थिति को लेकर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। अब ये बिल्कुल अब समानांतर चल रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर कनेक्ट तुम लोग कर पाओगे जब थोड़ा संसदीय सुधार को अगर थोड़ा सा कोरिलेट करने का प्रयास करोगे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? क्योंकि मजदूर लोग धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए क्या कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। बुझा रहा है ना? बहुत सारे हस्ताक्षर भी हुआ था कि नहीं हुआ था? साइन करवा के इंग्लैंड के, ठीक है, वहाँ का जो संसद है वहाँ भेजा गया था। एक बार भेजा गया, 2 बार भेजा गया। फाइनली जब इन्होंने बहुत अधिक हस्ताक्षर अब अभियान चलाया तो पता चला गया कि संसद में क्या है, फर्जी है, ठीक है, गलत तरीके से किया गया है। फिर भी आगे चल के उनको अधिकार मिला, लेकिन काफ़ी क्या हो गया, समय लगा, लंबा वक्त लुटना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं।
मजदूर कहा जा रहा है यहाँ पे कि 1842 में किए गए एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि वेतन भोगी मजदूर यानी कामगारों के जीवन की औसत अवधि शहरों में रहने वाले अन्य किसी सामाजिक समूह के जीवन काल से क्या थी, कम थी। समझ में आया कि नहीं क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि 1842 में एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें कोई कैसे मजदूर, वेतन भोगी मजदूर, कैसे मजदूर, वेतन भोगी मजदूर यानी कामगार जीवन, क्या है, लोग कामगार है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बस अंतर यही है कि जो मजदूर है क्या है, इनका महीना क्या है, फिक्स है। जिनका महीना फिक्स है उसको क्या बोलते हैं, वेतन भोगी बोलते हैं। कामगारों के जीवन में औसत अवधि में रहने वाले अन्य किसी भी सामाजिक समूह के जीवन काल से क्या था, कम था। माने इतना लंबे समय तक शहरों में क्या करते थे, नहीं रहते थे। थोड़ा पूरा पढ़ते हैं फिर पता लगेगा, अभी यार पता लग रहा होगा, ठीक है। बर्मिंघम में वहाँ के जो शहर है 15 वर्ष रहते थे अपने पूरे जीवन काल में। मैनचेस्टर में 17 वर्ष और डर्बी में कितना वर्ष, 21 वर्ष। कोई दिक्कत? अब देखो कारण क्या है इसका। तो नए औद्योगिक नगरों में गांवों से यहाँ रहने वाले लोग ग्रामीण लोगों की तुलना में काफ़ी छोटी उम्र क्या होते थे, मर जाते थे। गांव से लोग निकल के कहाँ आते थे, गांव से लोग ट्रांसफ़र होकर शहरों में आते थे, और शहरों में आके इनकी जो लाइवलीहुड था, आजीविका का जो भी साधन था, ठीक है, धीरे धीरे स्थिति उसकी इतनी ख़राब हो जाती थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बुझा रहे हैं ना। कुल मिला के इनकी जो जीवन प्रत्याशा बोला जाता है, क्या जीवन प्रत्याशा, क्या होता है जीवन प्रत्याशा, क्या होता है? कितने बार चर्चा करता हूँ, तुम लोग बार बार उसी चीज़ को रिपीट करो। मृत्यु दर कम हो गई है बहुत। जीवन प्रत्याशा मतलब, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि कोई व्यक्ति कितना दिन तक क्या हो रहा है, जी रहा है। तो जीवन प्रत्याशा अगर कोई बहुत दिन जिएगा तो उसका क्या रहेगा, अधिक रहेगा, कम रहेगा, अधिक रहेगा। जो कम दिन जी रहा है उसका जीवन प्रत्याशा क्या रहेगा, कम रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे कि जो लोग शहरों में जा रहे हैं उनका जीवन प्रत्याशा का क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। और जो गांव में लोग रह रहे हैं उनका जीवन प्रत्याशा क्या है, अधिक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेतनभोगी जो सैनिक थे वो बहुत कम ही समय तक शहर में क्या होते थे, रह पाते थे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही था, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। अब जीवन प्रत्याशा शहरों में क्या होता था, काफ़ी कम होता था, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण है, काम के घंटे मर के काम करना, ओवर टाइम है कि नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, नशापान, धूम्रपान, ठीक है, उसके अलावा पर्यावरणीय, ठीक है, मतलब बहुत सारे इसके डायमेंशन क्या हो सकता है। कुल मिला के जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले उस औद्योगिकरण के दौर में जो भी तुम्हें समस्याएं लग रहा है, ऐसी चीज़ों को रटा नहीं जाता है। देखो, पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की आयु प्राप्त करने में ही चल बसते थे। अब सोचो, महिलाएं भी उसी माहौल में रह के क्या कर रही है, काम कर रही है। इसीलिए देखो, वहाँ जो महिलाएं हैं, ऐसा नहीं था कि वहाँ स्थिति महिलाओं को शुरू से इतनी अच्छी रही है, उनको भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा महिलाओं को। लेकिन यही है कि वो थोड़ा पहले, वो भारत से यूरोप की महिलाएं पहले क्या हो गई, ज़्यादा एक्टिव हो गई, ये भी जा रही हैं कल कारखानों में काम करने के लिए। नशापान वगैरह का शुरू से क्या था, लत था। इसीलिए आजकल तुम लोग देखती हो हॉलीवुड की मूवी वगैरह में वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह करना, ड्रिंकिंग करना महिलाओं के लिए आम बात है। तो ऐसा नहीं है कि वो टेंडेंसी अचानक उनको 10 साल में क्या हो गई, डेवलप हो गई। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? वो बहुत औद्योगिकरण के दौर से वो प्रक्रिया क्या हो रहा है, चल रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
शहर की आबादी में वृद्धि वहाँ पहले से रह रहे परिवार में नए पैदा हुए बच्चों से नहीं बल्कि बाहर से आकर बसने वाले नए लोगों से क्या होती थी। कह रहा है कि शहरों की आबादी में वृद्धि मैंने इसीलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि जो लोग वहाँ पे कामगार हैं इनके बाल बच्चे पैदा हो रहे हैं तब इनकी शहरों की संख्या क्या हो रही है, पर ऐसा नहीं, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि बच्चे जो है आधे से अधिक बच्चे तो ठीक है महज छोटी आयु की उम्र में क्या होते थे, मर जाते थे। बच्चों में कितना होता है, बच्चों में बहुत अधिक जो ठीक है प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक डेवलप नहीं हुआ होता है, एक स्टेज के बाद ही डेवलप होता है। छोटा बच्चा में डेवलप हो पाएगा, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा सब तुरंत उसको मतलब फीवर हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक है कोल्ड हो जाएगा, ये सब आम बात है। तो जनसंख्या शहरों की जनसंख्या इसीलिए बढ़ रही थी जहाँ कल कारखाने थे कि बाहर से माइग्रेशन क्या था, ज़्यादा था, बाहर से माइग्रेशन क्या था, अधिक था। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, प्रवास हो रहा है, ठीक है स्थान में परिवर्तन हो रहा है, प्रवास हो रहा है, ठीक है गांव के लोग शहरों पे आ रहे हैं, इसीलिए शहर की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो अब ऑब्जेक्टिव में मान लो कहीं दे देगा, नहीं दे देगा, ठीक है ये स्थानीय जनसंख्या के बढ़ने के कारण, प्रवसन के कारण, ठीक है लगेगा कि पहला वाला क्या है सही है, ठीक है। तो पढ़ रही हो तो अंतर पता होना चाहिए। कहा जा रहा है यहाँ पे कि मौतें ज़्यादातर उन महामारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण से, जैसे कि हैजा हो गया, हैजा समझती हो ना, ये भी महामारी है, ठीक है पैंडेमिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अब ये भाषा क्या हो रहा है खूब चल रहा है, पैंडेमिक मतलब क्या होता है, महामारी, समझ में आ रहा है ना, महामारी मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है मानव से मानव में फैलने वाले बीमारी। आंत्रशोथ है, टाइफाइड है यहाँ पे, ठीक है नीचे शरीर के अंदर के भागों से संबंधित है, थाइफाइड बोलते हैं उसको, टाइफाइड बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, अरे बुखार है जो फीवर होता है ना टाइफाइड, ठीक है जल्दी छूटता नहीं है। बुखारों में हजारों प्रकार का बुखार होता है, इसमें से एक ये भी है टाइफाइड, मलेरिया, ठीक है ये काफ़ी खतरनाक माना जाता है। हालांकि अब इसका इलाज संभव है, पहले नहीं था, तो कितने लोग किसकी वजह से क्या होते थे, मर जाते थे, तड़प के मरना। वायु प्रदूषण अपने आप में बहुत उस समय के लिए और आज भी। क्षय रोग, ठीक है क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, क्या वो बोलते हैं उसके, टीबी, ठीक है से होती थी। 1832 में भैजे का भीषण क्या हुआ, प्रकोप हुआ, जिसे आज देख रही हो पैंडेमिक हो रहा है इतनी बड़ी जनसंख्या में। अगर देखा जाए तो देखो लगभग 8 बिलियन की क्या हो गई है, 8 अरब की क्या हो गई है, पूरे विश्व की जनसंख्या हो गई है, नहीं हुई है 8 अरब की जनसंख्या में भी महज सोचो कि अभी ये आंकड़ा लगभग 30 लाख भी नहीं गया, कितना 30 लाख लोग भी कोरोना से प्रभावित नहीं है, जो बहुत छोटा हिस्सा है। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा, 8 अरब जनसंख्या का 30 लाख जो जनसंख्या बहुत क्या है, छोटा हिस्सा है, क्योंकि 1 करोड़ बराबर कितना होता है, 100 लाख होता है ना, 100 लाख होता है 1 करोड़ बराबर, और यहाँ पे 100 करोड़ बराबर कितना होता है, 1 अरब, ठीक है। तो जो 30 लाख संख्या देख रही हो आज के वर्तमान समय में, ठीक है संख्या बेहद ही क्या है, कम है, लेकिन आदमी गवर्नमेंट अलर्ट क्यों रहा है, क्योंकि क्या है, महामारी है, पैंडेमिक है। बुझाया कि नहीं बुझाया, इसको बहुत अधिक फैलने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत तेजी से फैलेगा। 1832 में हैजे का क्या हुआ, भीषण प्रकोप हुआ, देख रहे हो कितना लोग झेला हुआ है, प्लेग, हैजा, ठंडे जगहों पे, ठीक है सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ये सारी बीमारियाँ। और जब भी इस तरह की घटनाएं होती है कि ठीक है कितने लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। देखो जिसमें 31,000 से अधिक लोग काल के गर्त में क्या हो गए, समा गए। गर्त माने गड्ढा, ये कहाँ हो रहा है, तो सोचो उस समय
31,000 लोग है ना, कहाँ मर गए लोग? ब्रिटेन में मर गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक स्थिति यह थी कि नगर प्राधिकारी जीवन की इन भयंकर परिस्थितियों के कोई और ध्यान क्या करते थे? नहीं देते थे। जो भी नगर प्राधिकारी थे, नगरों को चलाने वाले जो भी, ठीक है, जो व्यवस्था ला दी गई होगी आज के जैसे नगर निगम है कि नहीं है, नगर निगम, पंचायत, नगर पालिका, शहरों को देख रेख काम कौन करती है? ये लोग करते हैं। गांव के देख रहे के काम नगर पंचायत ग्राम पंचायत करती है कि नहीं करती है? तो ये लोग ध्यान क्या करते थे? नहीं देते थे। इनको अपना किससे मतलब है भाई? इनको अपना मुनाफा से मतलब है, औद्योगिकरण से मतलब है। क्योंकि ये लोग कहाँ रहते थे? नगर में, उपनगर में, नगरों में रहते थे। तो भाई इनको कोई समस्या नहीं थी। इन बीमारियों के निदान और उपचार के बारे में चिकित्सकों या अधिकारियों की कोई जानकारी क्या थी? नहीं थी। ठीक है, सोचो आज इतना जब विज्ञान डेवलप हो चुका है, लोग बोलते हैं एक से एक है, चांद में जा रहा है, मंगल में जा रहा है, फिर भी जब इस तरह की जब घटनाएं होती है तो आदमी बेबस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करे तो क्या करें? अमेरिका जैसे देश, अमेरिका में एक तो वहाँ जनसंख्या कंट्रोल इतना थी कि अमेरिका में तो वहाँ पे एक लोगों को क्या है, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट बहुत केयर करती है, बहुत ध्यान रखती है। सब टैक्स पेयर हैं, लोग टैक्स देने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतने सारे लोग उससे क्या हो गए, मारे गए, है ना। तो सोचो पहले क्या हालत होगी। पहले तो ऐसा एकदम क्या था, विज्ञान के नाम पे मतलब बढ़ रहा था, लेकिन आज के समय में बहुत पीछे ही था ना, बहुत पीछे था। तो थोड़ा सोचना है, थोड़ा एज्यूम करोगे तो बेहतर समझ में आएगा। कंसंट्रेट हो रहा है ना, मन डाइवर्ट नहीं हो रहा है, बैक टू बैक आना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग औरतें, बच्चों और औद्योगिकरण को लेकर। देखो कितना अच्छे से समझाने के लिए क्या है, कोशिश किया है। पूरा का पूरा अगर समरी के रूप में अगर देखें तो तुम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। इनका ये क्या होंगे, औरतें, बच्चे, क्या इनकी स्थिति अच्छी होगी? नहीं। बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, जैसे आज के समय में क्या होता है कि अगर गांव का अगर एक परिवार है, छोटा परिवार है कि नहीं है, किसान परिवार है, तो अधिकतर हम लोग केसेस में क्या देखते हैं कि भाई गांव का जो परिवार है, चूँकि गांव में आर्थिक क्रिया के लाभ बहुत अधिक नहीं हो पाता है, पेट तो भर जाता है, पैसा नहीं मिल पाता है, तो पुरुष कहाँ आ जाता है? शहरों में आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं आता? पुरुष जब शहरों में आता है तो घर की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? महिला की हो जाती है। महिला जो भी माँ है, अब यही महिला, ठीक है, घर में कृषि गतिविधियाँ, बच्चों को स्कूल भेजना, पढ़ाना, मतलब कुल मिला के घर का मालिक। अब इसके जगह एक पुरुष की जगह कौन हो गई? आम बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई नया चीज़ क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल यही प्रक्रिया चल रहा है। औद्योगिक क्रांति एक ऐसा समय था जब औरतों और बच्चों के काम करने के तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ग्रामीण परिवारों के बच्चे हमेशा घर में या खेत में अपने माता पिता या संबंधियों की निगरानी में तरह तरह के काम किया करते थे। अभी बात किसी की जा रही है? बच्चों की बात की जा रही है। जो समय, दिन या मौसम के अनुसार बदलते रहते थे, इसी प्रकार गांव में औरतें भी खेत के काम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती थी। वे पशुओं का पालन पोषण करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और अपने घरों में चरखियाँ लाकर क्या करती थी? सूत काटती थी। यही होता था ना उस समय, जब मशीन वगैरह नहीं बना हुआ था, तो जो भी भारत से जो कपास वगैरह का जो बंडल जाता था, उन बंडलों को क्या किया जाता था? बांट दिया जाता था। कारखानों में काम करना इससे बिल्कुल अलग किस्म का होता था। वहाँ लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम, कठोर अनुशासन, क्या लिखा है? कठोर अनुशासन, कि भाई इतना हमें क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तथा तरह तरह के दंड की भयावह परिस्थितियों में क्या होता था? कराया जाता था। काम के घंटे फिक्स 10 घंटे 12 घंटे, काम के घंटे भी पहले आज के समय में 10-12 घंटे नहीं होता। आज के समय में 8 घंटे 9 घंटे होता है।
10 घंटे जनरली अलाउ नहीं है सरकार की तरफ से। फिर भी अगर कोई मजदूर अधिक पैसों के लालच में करना चाहता है ओवर टाइम, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। ठीक है। मर्दों की जो मजदूरी मामूली होती थी, बहुत कम होती थी, उससे अकेले घर का खर्च नहीं चल सकता था, जिससे पूरा करने के लिए औरतों और बच्चों को भी कुछ कमाना पड़ता था। ज्यों ज्यों मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, काम करने के लिए मजदूरों की ज़रूरतें क्या हो गई, कम होती चली गई। समझ में आ रहा है? इसीलिए महात्मा गांधी औद्योगिकरण का भारत में हमेशा क्या करते थे, उसका मतलब विरोध करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये जो मशीनीकृत जो चीज़ है, भारत अभी इसके लिए रेडी नहीं है यहाँ पे। इससे बहुत सारे मजदूरों की, ठीक है, जो मजदूरी क्या हो गई, मतलब रोजगार छीन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उद्योगपति मर्दों की बजाय अब हमेशा वो रोजगार छीना ही नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत सारे मशीनीकृत में मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है, बहुत सारे मशीनीकृत में मजदूरों की संख्या कम हो जाती है। अभी तक तो थोड़ा सा बैलेंस चल रहा है, लेकिन फिर भी मशीनीकृत है। मशीनीकृत का मजदूरी लाइफ में कभी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जब पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। सपोज करो कि अभी क्या आ रहा है, मजदूरों की जगह तो मशीन आ गई है कि नहीं है। अब जो टैलेंटेड जो इंजीनियर जा रहे हैं, टैलेंटेड जो डॉक्टर जा रहे हैं, अब उनकी जगह की कौन ले लेगा? धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा। नहीं ले लेगा? इंसान कितना काम करेगा? इंसान नॉन स्टॉप 24 घंटे काम नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो रोबोट आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस जो रोबोट बन रहे हैं, वो काम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तब इनका जॉब जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले मजदूरों का जॉब गया, अब इनका भी जॉब जाएगा। ठीक है, और वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अभी कोरोना बहुत खेल कर दिया, लेकिन जाना तय ही है। बार बार यूरोप से, अमेरिका से इस तरह की रिपोर्ट आते रहती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही है, पूरा फौज तैयार कर रही है। उनको तो अपने फायदे से मतलब है। उद्योगपति मर्दों की बजाय औरतों और बच्चों को अपने यहाँ काम पर लगाना क्या करते थे, अधिक पसंद करते थे, क्योंकि एक तो उनकी मजदूरी कम होती थी और दूसरे पे अपने काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में भी कम क्या होते थे, आंदोलित हुआ करते थे। पुरुष ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे। महिला और बच्चों को रख लो भाई, ना कभी इकट्ठा होंगे, ना कभी आंदोलन की ये बात करेंगे। यहाँ पे फिर कहा जा रहा है कहाँ निकल गया, ऊपर निकल गया। 206 तो और आगे चला गया, आगे चल गया। 206 पेज नंबर। क्या हो गया? आगे चला गया, दूसरा खत्म। लेसन। अच्छा, ये आगे जा रहा है। 217 पेज आ गया। 206 पेज नंबर निकला है। निकालिए तो रहे हैं। लेसन दूसरा है। चलो चलो, आ रहा है, आ रहा है।
यही था और कहाँ था? वही से पढ़ाना है। अच्छा, स्त्री और बच्चों। फिर कहा जा रहा है कि स्त्री और बच्चों को लंका सायर याद है ना? क्या होता था यहाँ पे? तुम लोग ये रिस्पॉन्स, लंका सायर में कौन सा उद्योग था? बटन करना है। ठीक है, टेक्सटाइल था यहाँ पे। क्या था? टेक्सटाइल। आप थोड़ा पीछे देखोगे तब तो पता चलेगा। लंका सायर हमेशा टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। लंका सायर, मैनचेस्टर, ठीक है। लंका सायर और यार्क सायर नगरों के सूती कपड़ा, याद आया गया? बार बार इसका जिक्र आएगा, कितने बार यूपीएससी इससे रिलेटेड सवाल बना चुका है लंका सायर से रिलेटेड। लंका सायर और यार्क सायर नगरों के सूती कपड़ों उद्योगों में बड़ी संख्या पर काम क्या होता था? लगाया जाता था, क्योंकि कपड़ों में बहुत अधिक भारी भरकम वाली चीज़ क्या है? नहीं है, तो यहाँ पे बच्चों और महिलाओं को लगाया जाता था। बहुत अधिक कानून नहीं था ऐसा कि भाई बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा, महिलाओं को काम नहीं कराया जाएगा। रेशम, फीते बनाना और बुनने के उद्योग धंधों में, बर्मिंघम के धातु उद्योगों में औरतों को ही अधिकतर नौकरी दी जाती थी। कोई दिक्कत? कपास काटने की जेनी जैसी अनेक मशीनें तो कुछ इस तरह की बनाई गई थी कि उनमें बच्चे ही अपनी फुर्तीली उंगलियों और छोटी सी कद काठी के कारण आसानी से काम कर सकते थे। ठीक है, वही एक बच्चा ही है, 16 साल से नीचे की अगर बच्चों को काम अधिक से अधिक अगर उनको काम करा दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी, उनका शरीर बहुत अधिक डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, दिमाग भी उनका बहुत अधिक डेवलप नहीं कर पाएगा। एक स्टेज बनाया गया है 18 साल, 20 साल, 21 साल के बाद एक बच्चा जो है उसके बाद कोई काम कर रहा है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? बच्चों को अक्सर कपड़ा मिलों में रखा जाता था क्योंकि वहाँ सटाकर रखी गई मशीनों के बीच से छोटे बच्चे आसानी से क्या कर सकते थे? घुस सकते थे, पार कर सकते थे। छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, हंसने वाली चीज़ नहीं है। देखो, ठीक है, किस तरीके से उस इंग्लैंड में किया जा रहा है। आ जा सकते थे, बच्चों से कई घंटे तक काम लिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें हर रविवार को भी मशीन साफ करने के लिए काम पर आना पड़ता था। कुल मिला के कोई छुट्टी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ताज़ी हवा खाने या व्यायाम करने का भी कोई मौका नहीं मिलता था। कई बार तो बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे या उनके हाथ कुचल जाते थे। यहाँ तक कि बच्चे काम करते करते इतने थक जाते थे कि उन्हें नींद की झपकी आती थी और वे मशीनों में गिरकर मौत के मुंह में क्या होते थे? चले जाते थे। सोचो कितना भयावह है कि नहीं है? औद्योगिकरण के दौर में ठीक है करो, लेकिन समझो इसकी मार्मिकता को समझो, कितना मार्मिक है कि कोई बच्चा काम कर रहा है, जिम करो, ठीक है, काम करते 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 उसको रेस्ट नहीं दिया जा रहा है कि भाई वो गिर के क्या हो जा रहा है, मशीनें चल रही है। गरीब घर का बच्चा है, कोई उसकी खोज नहीं है। कोयले की खान में भी काम करने के लिहाज से बहुत खतरनाक होती थी। खानों की छतें धंस जाती थी। खान होता है ना, अंदर घुस के पता चला कि बहुत अधिक गहरा तक खोद दिए, ठीक है, अचानक खाना क्या हो गया? गिर गया। विस्फोट हो जाता था, गैस बनता है, ठीक है, विस्फोट की संभावना क्या होती है? ठीक ठाक होती है खानों में। चोट लगने तो वहाँ आम बात होती थी। कोयला खानों के मालिक कोयले की गहरी अंतिम छोरों को देखने के लिए अथवा वहाँ जाने का रास्ता वो क्या होता था? बहुत संकरा होता था। वही कि कोयला मिल रहा है, मालिक कहाँ मानने वाला है? खोदो भाई खोदो, रैट होल, ठीक है, जितना भी प्रक्रिया था उस समय तो बहुत अधिक डेवलप नहीं था कोयला खोदने उदने का, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे? खोदते थे। संकरा बहुत हो गया तो व्यक्ति नहीं जा पा रहा है, सोचो तो किसको भेज रहे थे? बच्चों को भेजते थे। छोटे बच्चों को कोयला खानों में ट्रैपर का भी काम करना पड़ता था। ट्रैपर समझते हो? नहीं। ठीक है, ट्रैपर के रूप में मतलब कोयला खनन में, ठीक है, ट्रैपर का मतलब है यहाँ पे कि, ठीक है, जहाँ पे पुरुष जो
कामगार नहीं जा पा रहे हैं, इनको चूहे की तरह क्या करो, भेज दो। नहीं समझे? जैसे कि एक रेड होल्ड का है, मान लो कि जा रहा पुरुष गया यहाँ का फंस गया, तो इससे अच्छा है कि किसको भेज दो, बच्चे को भेज दो। बच्चे को भेज दो यहाँ तक, तो बच्चा तो बहुत अधिक कोयला ला नहीं पाएगा, तो अंतिम छोर तक जहाँ बच्चा जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या करो, वयस्क को क्या करो, लगा दो, थोड़ा बहुत भी कोयला इससे पास करेगा। ठीक है, पास कर लोग क्या करते थे, बाहर निकालते थे। कोयला खानों में जब कोयले भरे डिब्बे इधर उधर ले जाए जाते थे, वे आवश्यकता अनुसार उन दरवाजों को खोलते और क्या करते थे, बंद करते थे। कौन? यही बच्चे। यहाँ तक कि वे कोल बियर्स के रूप में अपनी पीठ पर रखकर कोयला का भारी वजन में क्या करते थे, ढोलते थे। कोल क्या है? बियर्स। कारखानों के मालिक बच्चों से काम लेना बहुत जरूरी समझते थे, ताकि वे अभी से काम सीख कर बड़े होकर उनके लिए क्या कर सके, अच्छा काम कर सके। कौशल प्रशिक्षण को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बच्चों की ज़िंदगी से सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसीलिए अंग्रेज देखो, सभ्यता की सारी जो हद है अपने मुनाफा के लिए सब तोड़ दिया है, सब तोड़ दिया ही। ठीक है, ब्रिटिश फैक्ट्रियों के अभिलेखों से, अभिलेख समझ रहे हो, फैक्ट्री में जो भी मान लो कि लोहे से कोई चीज़ से लिखवा दिया गया, कठोर धातु वगैरह में, तो वहाँ से जो भी प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि फैक्ट्री मजदूरों में से लगभग आधे ने तो वहाँ 10 साल से भी कम उम्र में, और 28-25% मजदूरों ने वहाँ 14 साल से कम की आयु में काम करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। मैंने 10 साल से भी कम उम्र में कितना प्रतिशत, 28% मजदूर। 100 लोगों में लगभग 28 लोग क्या हैं जिनकी संख्या 10 वर्ष से क्या है, कम है। सोच के देखो। ठीक है, 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसको ऐसे हजारडस, जहाँ पे हजारडस समझती हो ना, हजारडस होता है। ठीक है, हजारडस मतलब खतरनाक। ठीक है, खतरनाक कामों में क्या किया जा रहा है, उनका प्रयोग किया जा रहा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? भारत में कानून क्या बन गया है कि 16 साल के नीचे के बच्चों से क्या करना है, हजारडस काम में काम नहीं करवाना है। और है यहाँ पे ऊपर चला गया क्या, यही है। ठीक है, 14 साल से कम की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। औरतों को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली, बल्कि उनके आत्मसम्मान में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई थी। एक अच्छा पॉइंट मिल रहा है औद्योगिकरण की वजह से, लेकिन जिससे उन्हें जितना लाभ हुआ उससे कहीं ज़्यादा हानि काम की अपमानजनक परिस्थितियों के कारण क्या हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महिलाएं के अधिक काम करने से पैसा तो मिला, जिनकी वजह से उनको फ़ायदा हुआ समाज में, लेकिन पर्सनल जो महिलाओं को हानि हुआ देखो क्या हुआ है। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही सहसावस्था में क्या होते थे, मर जाते थे। उन्हें औद्योगिक काम की वजह से मजबूरन होकर शहर की घिनौनी और बंदी बस्ती में क्या करना पड़ता था, रहना पड़ता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस चीज़ को देखो। अब जो महिलाएं मान लो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, काम करना पूरी तरीके से जारी रख रही है, फिर उसी माहौल में, तो फिर ठीक है, वो तो चलो एक महिला है तो उम्र उसकी अधिक है, तो वो तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेगी, बच्चा मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो उसकी मृत्यु तय है। ये सारी गतिविधियाँ उस इंग्लैंड के समाज में उस समय, इंग्लैंड नहीं पूरा ब्रिटेन में चरम सीमा पे था। यहाँ पे दिखाया गया है एक मार्मिक इमेज के माध्यम से, क्या है दिखाया गया है। चार्ल्स डिकेन औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप
गरीबों के लिए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई, संभवतः सबसे कठोर समकालीन आलोचक थे। कौन? चार्ल्स डिकन। होते हैं ना समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। एक दो लोग जरूर क्या हो जाएंगे, मिल ही जाएंगे। बहुत नहीं मिलते, बहुत मिलेंगे तब तो फिर समाज वैसा होगा ही नहीं। उन्होंने अपने उपन्यास हार्ड टाइम में एक काल्पनिक औद्योगिक नगर कोक टाउन का एक बड़ा सटीक वर्णन किया है। कैसे नगर? काल्पनिक। ठीक है, अब नाम तो नहीं लिख सकते हैं ना, नाम लिखेंगे तो फिर इनको क्या हो जाती है, समस्या आ जाती है कि नहीं। अब काल्पनिक नगर कौन होगा भाई, नहीं समझे। अभी मान लो कि कोई व्यक्ति है दिल्ली के बारे में लिखे, इतना खराब खराब शब्द लिख दे, है कि नहीं है, तो तुरंत लगेगा धमकी मिलने उसको, नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा, कि तुम दिल्ली को कैसे बदनाम कर रहे हो। तो भाई इसका अच्छा नज़रिया है कि तुम क्या करो, काल्पनिक कोई जगह बना दो, है कि नहीं है। तो इससे तुम क्या हो जाओगे, बच जाओगे। मूवी में क्या होता है, पहले लोग क्या करते हैं, अपना जीमा छुड़ा लेते हैं, कोई गारंटी उसका नहीं देता है कि भाई हम इसी के बारे में क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? पहले ही लोग बताते हैं ये काल्पनिक पात्र हैं इसमें सब। यह एक लाल ईंटों से बना नगर था, लेकिन उसकी ईंटों का रंग लाल तभी रह सकता था यदि धुएं और राख ने उसे पोतकर बदरंग न कर दिया होता। कितना भी लाल सफ़ेद कोई भी कलर अगर है, यहाँ पे घर बन रहा है, धुआं अगर आ रहा है, तो फिर वो अपने रंग में क्या करेगा, रंग लेगा, नहीं रंग लेगा। लेकिन हालात यह थी कि यह कस्बा अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से क्या तो था, पुता था। अजीब लाल और काले रंग के मिश्रण से क्या होता था, पुता था। लाल और काला मिला दोगी, है कि नहीं है, तो और वो एकदम गाढ़ा क्या कर देगा, होता है ना काला टाइप के। काला को ठीक है, काला में कोई कलर मिला दो, इतना आसान नहीं है। क्या करना उसको, काले में कोई दूसरा रंग डाल के काले रंग को तुम हटा के कर सकती हो, नहीं सकती इतनी आसानी से। तो इसी प्रकार का डिजाइन भी था। मानव वहाँ खूंखार आदमी का चेहरा। यह मशीनों और उन लंबी गगनचुंबी चिमनियों का शहर था जिनमें से धुएं के सांपों की अटूट पंक्तियाँ कभी कुंडलित ना होकर लगातार क्या होती थी, निकलती रहती थी। सांपों की तरह एकदम एक निकल रहा है, एक जा रहा है, एक निकल रहा है, एक जा रहा है। इस नगर में एक काली नहर थी और एक नदी भी थी जिसकी पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भर भर कर बैंगनी रंग का हो गया था। वहाँ ढेरों इमारतें थी जो उनके भीतर चलने वाली मशीन के कारण हरदम कांपती रहती थी। उनकी खिड़कियाँ हमेशा ही खड़कती रहती थी और वहाँ भाप के इंजन का पिस्टन उकताहट के साथ ऊपर नीचे होते रहता था, पंप करते रहता था, मानो किसी हाथी का सिर हो जो अपने दुख भरे पागलपन में आंख फाड़े एक ही ओर क्या कर रहा है, दिख रहा है। यही मार्मिक था उस समय। जो भी लोग थे, पैसे लोग, जो ठीक है समाज के लिए कुछ आईना दिखाना चाह रहे थे, इस तरह की बातों को अपने शब्दों के माध्यम से बयान करते थे। एक और है ब्रिटेन के निबंधकार और उपन्यासकार, क्या नाम है इनका, D.H. लॉरेंस डिकेंस ने 70 साल बाद कोयला क्षेत्र में स्थित एक गांव में आए ऐसे परिवर्तन का इस प्रकार वर्णन किया जिसे उन्होंने स्वयं अनुभव नहीं किया था, लेकिन जिसके बारे में उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था। ईस्टवुड, क्या ईस्टवुड 19वीं सदी की शुरुआत में अवश्य ही एक छोटा गांव रहा होगा जहां छोटी छोटी झोपड़ियां थी। खान मजदूरों के 4 कमरों वाले छोटे छोटे घरों की छिटपुट कतारें थी और पुराने खान मालिकों के आवास थे। लेकिन 1820 के आसपास किसी समय कंपनी ने बड़ा सैफ लगाया होगा और औद्योगिक कोयले खान की पहली वास्तविक मशीनरी लगाई। मजदूरों के रहने छोटे छोटे घरों की कतारें अधिकतर गिरा दी गई और फिर नटिंघम रोड के साथ साथ उनकी छोटी छोटी दुकानें खुलने लगी। नीचे ढलान में कंपनी ने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज भी नई इमारतें कहा जाता है। भट्टी, काली गली में खुलने वाली छोटी छोटी 4 कमरों वाले घरों की कतारें जिनके पीठ चौकोर निर्जन स्थल की ओर थी। बेरकों की बाढ़ की तरह
बंद कर दी गई। बड़ा क्या होता था, अजीब लगता है यह सब। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? माने मजदूरों के घर के बारे में क्या किया जा रहा है, इसके द्वारा विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। अब ऐसे जगहों पे कभी स्वच्छ ना पानी आ पाएगी, ना बहुत अधिक स्वच्छ हवा आ पाएगा, है ना। जब भी इस तरह का एक्सपीरियंस लेना होगा तो दिल्ली में बहुत सारा क्या है, झुग्गी झोपड़ी है। क्या है? झुग्गी झोपड़ी। एक बार अगर उस झुग्गी झोपड़ी से गुजर जाओगे तो फिर तुमको उल्टी हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एकदम उल्टी हो जाएगा। नहीं मतलब अभी भी ये हाल है तो सोचो उस समय तो स्थिति और क्या होगी, खराब हो गई। ज़्यादा खराब होगी। अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रहा है तो अब है यहाँ पे विरोध आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति से इसको कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। यही है ना विरोध आंदोलन। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशकों का समय वही था जब फ्रांसीसी क्रांति द्वारा उद्भूत नए नए राजनीतिक विचारों का क्या हो रहा था, प्रसार हो रहा था। फ्रांसीसी क्रांति हुआ कि नहीं हुआ? 1789 से 94 तक जो भी खेल खेला गया वहाँ पे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था हटा के क्या लाया गया, संवैधानिक राजतंत्र लाया गया। कोई दिक्कत? फिर संवैधानिक राजतंत्र के बाद जैकोबियन का आतंक का राज आ गया। ठीक है, लोकतंत्र के नाम पे जो जैकोबियन आ गया, जैकोबियन फेल आ गया, फिर कौन आ गया, डायरेक्टरी आ गया। ध्यान है कि नहीं है तुम्हें? है। ठीक है, तो दिक्कत हो तो जाकर देखना कॉपी। डायरेक्टरी का शासन खत्म हुआ, फिर कौन आ गया, नेपोलियन आ गया। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रहा था। तो चल रहा था तो सिर्फ फ्रांस तक सीमित क्या था, नहीं था। विचारें फैल रही थी, आसपास फैल रही थी। ठीक है, और फ्रांस देखो और इंग्लैंड देखो तो दूरी में बहुत अधिक क्या अंतर नहीं है। इंग्लिश चैनल है जो है वही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नए नए राजनीतिक विचारों का प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, रूसो, कांट, वोल्टेयर, ठीक है, जो भी ठीक है इम्पोर्टेंट जो यूरोप के जो लोग थिंकर थे, विचारक थे, वे अपने विचारों के माध्यम से यूरोप को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्वता, भातृत्व लिखा है, ठीक है, कि स्थापित करके आंदोलनों ने यह दिखा दिया कि सामूहिक जन आंदोलन चलाना क्या है, संभव है। क्योंकि क्या किया गया था इसमें, मध्य वर्ग के द्वारा भीड़ इकट्ठा किया गया कि नहीं किया गया? कोई दिक्कत? थर्ड स्टेट में जो लोग थे ये इन्हीं द्वारा किया गया था ना। थर्ड स्टेट में जो भी लोग थे, एक तो इसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, अधिकतर जो लोग किसान उसान थे, भीड़ बनाने में क्या हो गए, ठीक है, शामिल हो गए। इनके नेतृत्व में किया गया। इनसे 1790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय सभा जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई जा सकती है और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका जा सकता है। क्या कहाँ हो रहा है देखो, इनसे 1790 के दशक की फ्रांसीसी संसदीय सभा जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाई क्या कर सकती है, जा सकती है। 1790 में बना ना, बना कि नहीं बना? टेनिस कोर्ट वगैरह किया गया था ना, इसके पहले किया गया था। और रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में नियंत्रित करके युद्ध की कठिनाइयों को भी रोका क्या किया जा सकता है। ये लोग कौन सोच रहे हैं? इंग्लैंड के लोग सोच रहे हैं। इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में काम करने की कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था। अभी राजनीतिक विरोध जो करने का जो बल कहाँ से मिल रहा था? फ्रांस वगैरह सो रहा था कि जब वहाँ लोग इकट्ठा करके जब कर सकते हैं तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और श्रमजीवी लोग मताधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ये तो उनका बहुत पहले चल रहा था।
इसकी प्रतिक्रिया में सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया और कानून बनाकर लोगों के विरोध प्रदर्शन करने का ही क्या कर लिया, अधिकार छीन लिया। जो भी पूंजीपतियों का था बहुत अधिक उनको अधिकार नहीं दिया गया। फिर कहा जा रहा है कि इंग्लैंड का फ्रांस के साथ लंबे अरसे तक क्या रहा, युद्ध चलता रहा। 1792 से लेकर कब तक, 1815 तक। इंग्लैंड और किसके बीच, इंग्लैंड और यूरोप के बीच। 1792 से 1815 याद करो। 1700 क्या था, 76 ईस्वी में शामिल था। 1776 का जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया था, ब्रिटेन एक साइड, फ्रांस किसका साथ दे रहा था, यही था ना, ब्रिटेन और किस पे, फ्रांस में जो युद्ध हुआ, 7 वर्षीय युद्ध कहाँ हुआ, अमेरिका में जो हुआ कि नहीं हुआ। उस युद्ध के बाद से दोनों एक दूसरे के कभी शायद दोस्त जल्दी बने ही नहीं, बने प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते बने। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। 1792 से लेकर 1815 में तक यूरोप में व्यापार को लेके, इस समय भारत में दोनों कंपनी क्या हो चुकी है, आ चुकी है भारत में व्यापार को लेके। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। इंग्लैंड और फ्रांस बहुत लंबे समय तक क्या रहे, लड़ते रहे। फाइनली इस युद्ध में इंग्लैंड क्या हो गया, जीत गया, और भारत में कंट्रोल किसका हो गया, इंग्लैंड का हो गया। और ना फ्रांसीसी बहुत अच्छे खासे क्या दिए, टक्कर दिए इनका। इसको समझ आ रहा है। देखेंगे हम लोग कि सप्तवर्षीय युद्ध का, कर्नाटक युद्ध याद रखना भी, ठीक है। कर्नाटक युद्ध में डायरेक्ट फ्रांसीसी नाम तो है कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखेंगे हम लोग कि फ्रांसीसी और अंग्रेज डायरेक्ट यूरोप के मसला को लेकर भारत में क्या हो रहा है, संघर्षरत है, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन समझना, हमें ये नहीं समझना है यहाँ पे कि 1792 से 1815 तक क्या हुआ है, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि 1776 के बाद से, क्योंकि युद्ध किसको लेकर हुआ था, उपनिवेश को लेकर हुआ था। अब लगातार जंग क्या है, जारी है। बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा। 1799 सोचो, 1792 में प्लासी का युद्ध, 1757 का जो प्लासी का जो युद्ध था कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। 1762 में क्या हो चुका है, बक्सर हो गया है, मैंने 64 में बक्सर हो चुका है। तो काफ़ी दोनों के बीच युद्ध चलता रहा है भारत में। इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। इंग्लैंड और कहाँ पे, यूरोप के बीच। अब जब दोनों के बीच युद्ध हो रहा है तो व्यापार चल पाएगा, फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा, फ्रांस में भी और इंग्लैंड में भी। बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई और रोटी मांस जैसे, देखो क्या है मांस, उस ठंडे प्रदेशों के लिए मांस एक बहुत क्या है, नेसेसरी तत्व है। गाय का मांस वगैरह अच्छा खासा कंज्यूम किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि क्रिश्चियन है वो, क्या है, क्रिश्चियन है ना। सुअर जानेंगे ना क्या जानेंगे, गाय जानेंगे, ठीक है। उनको मांस चाहिए। रोटी मांस जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें औसत मजदूर स्तर से क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई। मैंने जितना मजदूरी नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा इनका दाम क्या हो गया है, बढ़ गया है। समस्या आएगी कि नहीं आएगी। एक व्यक्ति अगर दिन रात कमा रहा है तो कम से कम उसको भरपेट भोजन तो मिलना चाहिए, कोई दिक्कत। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि ब्रिटेन की संसद ने 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम पारित किए, एक साथ 2 अधिनियम, जिनके अंतर्गत लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया। ये किनको किया गया भाई, जो भी बुद्धिजीवी लोग जो कर रहे थे, है कि नहीं है। बुद्धिजीवी लोग हमेशा सरकार के क्या रहते हैं, निशाने में रहते ही रहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा समाज के एक बहुत बड़े तबके का जगाने का प्रयास किया जाता है। और 50 से अधिक लोगों को अनाधिकृत सार्वजनिक बैठकों पर क्या कर दी गई, लगा दी गई, रोक लगा दी गई। नहीं भाई, तुमको लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, मीटिंग नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। ये आज भी चलता है, एकदम चलता है, आज भी चलता है। चलो, फिर कहा जा रहा है कि पुराने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन बराबर चलता रहा लोगों के द्वारा। पुराना भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग राजतंत्र और संसद के संबंध में क्या होता था, किया
जाता था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? राजतंत्र और संसद के संबंध में मैंने दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं। अब इसी संसद में ये जो मजदूर थे, इनकी जाने की क्या थी, मांग थी भाई कि हमें भी अधिकार क्या किया जाए, दिया जाए। संसद के सदस्य जिनमें भूस्वामी, अब था ना लोअर हाउस, एक क्या था, अपर हाउस था, ठीक है। तो उस समय अपर हाउस की महत्वता क्या थी, बहुत अधिक थी। धीरे 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 अपर हाउस का पावर किस में चला गया, लोअर हाउस में चला गया। तो इसी लोअर हाउस में बाद में धीरे धीरे कौन लोग जाने लगे, मजदूर लोग जाने लगे, जिनकी स्थिति अच्छी होती गई। संसद के सदस्य जिनमें भूस्वामी, उत्पादक तथा पेशेवर लोग शामिल थे, कामगारों को वोट का अधिकार दिए जाने के क्या थे, खिलाफ थे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब भूस्वामी, पेशेवर लोग हैं, सब कहाँ थे, अपर हाउस में थे, यहाँ पे थे। जिन्होंने कॉर्न लॉज, अनाज के कानून का समर्थन किया। इस कानून के अंतर्गत विदेश से सस्ते अनाज के आयात पर क्या कर दी गई, लगा दी गई, रोक लगा दी गई, है कि नहीं है? सस्ता अनाज आएगा नहीं, इंग्लैंड में अनाज उतने अधिक मात्रा में हो नहीं पा रहा है, तो मूल्य वृद्धि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब तक कि ब्रिटेन में इन अनाजों की कीमत में एक स्वीकृत स्तर तक वृद्धि न की गई। अभी वृद्धि होगा, जमाखोरी किनके पास है, अमीर लोगों के पास है, तो मुनाफा भी कौन कमाएंगे, और स्टॉक आ जाएगा तो फिर नहीं कमा पाएंगे। खेल खेला जाता है ऐसे। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताश को हर तरह के विरोध में प्रकट क्या करने लगे। समझ आ रहा है ना? सोचो, मान लो पीएम है देश का, है कि नहीं है? अगर अपने सगे संबंधियों को बड़ा, उसको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ावा देना है, भाईचारे को बढ़ावा देना, भाईचारे नहीं, भाई भतीजावाद को। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? किसको? भाई भतीजावाद को। प्रशासन में ऐसा होता है, नेता लोग खूब करते हैं। मान लो कि पीएम है कोई, ठीक है, उसका जो भी है अपना रिलेटिव आदमी, कोई प्याज का दुकान चल रहा है, कोई दाल का दुकान चला रहा है कि नहीं है? तो एक समय के बाद ऐसा सिचुएशन जरूर आता है कि लगेगा कि भारत से प्याज खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया। तो जब भी ऐसा लगने लगेगा तो सरकार धीरे से उसको इशारा कर देगी, तुम लोग क्या करना शुरू कर दो, जमाखोरी स्टॉक करना शुरू कर दो। सरकार स्टॉक करने का पूरी तरह, मैंने अभी क्या है, सार्वजनिक स्तर पे ये होगा नहीं, धीरे से होता है ना, इशारा काफ़ी है, इतने लोग व्यापार कर रहे हैं, स्टॉक करना शुरू कर देंगे। और बाहर से आयात पे, निर्यात पे क्या कर देंगे, निर्यात पे नहीं, आयात पे रोक लगा देंगे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो अब स्वाभाविक है कि भारत में अब जो भी चीज़ है स्टॉक कर लिया गया है अमीरों के द्वारा। अब फिर इसमें जमाखोरी जो लोग होते हैं, जो लोग दिन रात इसी का बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी पता लग जाता है। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो वे लोग भी जमाखोरी करने लगते हैं। जमाखोरी करना वैसे इंडिया में क्या है, इलीगल है, दंडनीय अपराध है कि जमाखोरी एक निश्चित सीमा तक ही करना है, लेकिन वो सीमा बहुत अधिक नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लेकिन ये लोग गोडाउन भर लेते हैं। अब सोचो, अब इतना, जिस वस्तु को 10 रुपये में खरीद के हम जमा किए, उसको 100 रुपये में बेच रहे हैं, 10 गुना फ़ायदा हो रहा है, 9 गुना फ़ायदा हो रहा है कि नहीं है? तो ये सब खेल खूब खेला जाता है, और इसका जो असर है कि अंबानी पड़ेगा नहीं, अमीर लोगों को पड़ेगा नहीं। जो लोग BMW घूमते हैं, वो तो इतना पैसा कमा रहे हैं कि भाई वो तो 100 रुपये प्याज खरीद के भी खा लेंगे, तो उनका कुछ नहीं होगा। वो दिक्कत होगा किसको, गरीबों को होगा। जब यही करना था तो भाई रियल में तुम शुरू में कर दो 100 रुपये दाम, कि ताकि वो पैसा किसको मिले, किसानों को मिले। लेकिन वो पैसा किसानों तक जाएगा नहीं, किसानों को बस अपने लागत मूल्य मिल जाए, वही बहुत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये खेल खूब खेला जाता है, इसीलिए यहाँ पे वही बात की जा रही है। जैसे जैसे श्रमिकों की तादाद शहरों और कारखानों में बढ़ी, वे अपने गुस्से और हताश को हर तरह के विरोध में प्रकट करने लगे। 1790 के दशक से पूरे देश भर में ब्रेड अथवा खाद के लिए, ब्रेड है
ब्रेड है जो हम लोग खाते हैं ना, पाव रोटी, क्या 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 बोलते हैं, ब्रेड है जो उससे सेक सेक कर वो उसके ब्रेड बोला जाता है। अथवा खाद के लिए यानी खाना के लिए। क्या होने लगे, दंगे होने लगे, है कि नहीं है। गरीबों का मुख्य आहार ब्रेड ही था। इसकी कीमत पर ही उनके रहन सहन का स्तर निर्भर करता था, क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज़ है कि नहीं है ना। सबसे पहले भोजन। अब चावल दाल कितना भी महंगा हो जाए, चावल है आटा है, क्या किन के नहीं खाएंगे, खाएंगे। नमक कितना भी महंगा हो जाए खरीद के खाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जीविका के मुख्य स्रोत है, इसके बिना रहा नहीं जा सकता है। ब्रेड के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया और उन्हें मुनाफाखोरों द्वारा लगाई गई ऊंची कीमत से काफ़ी कम मूल्य पर क्या किया जाने लगा, बेचा जाने लगा, जो आम आदमी के लिए वाजिब थी और नैतिक दृष्टि से भी सही थी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने जब जब हंगामा होने लगा तो दाम क्या हुआ, कम भी हुआ। ऐसे दंगे खास तौर पर युद्ध के 32 वर्ष 1795 में बार बार हुए, लेकिन उनका सिलसिला 1840 तक के क्या रहा, चलता रहा। मजदूर भी मानने वाले नहीं थे इंग्लैंड के, इसीलिए तो जो भी चार्टिस्ट आंदोलन हुआ, मजदूरी आंदोलन हुआ, उसका इतना नाम क्यों है कि अगर उन मजदूरों में सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज़ क्या थी, नहीं थी। थोड़ा अधिकार मिला ना, भाई हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, बुझा रहा है ना। और यहीं उनकी जो चाहत है, उनकी एकजुटता है, उनको बहुत आगे लेके गई। बार बार बोलता हो कि इंग्लैंड में हर साल अभी परंपरा रहा है 15-20 साल से, किसकी पार्टी आ रही है, लेबर पार्टी की है, क्या आ रही है, सरकार आ रही है। लेबर पार्टी से वहाँ का क्या बन रहा है, पीएम बन रहा है। क्या बन रहा है, पीएम बन रहा है, माने प्रधानमंत्री बन रहा है। ठीक है, तो सही कहीं न कहीं ये सब उनकी जो आंदोलन का जो कारण है। बाथरूम जाना है, जाओ फिर। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग एक सिलसिला कब तक चलता रहा, 1840। इधर आओ, कहाँ उधर दूर बैठी हो, उधर 1840 के दशक तक चलता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि परेशानी का कारण एक और भी था, जिसको हम लोग जान रहे हैं, चकबंदी या क्या बोलते थे उसको, बाड़ा पद्धति। इसी के द्वारा क्या किया गया था, छोटे छोटे किसानों को जमीन क्या किया गया था, हड़प लिया गया था, और हड़प के उसको एक फार्मिंग कृषि के रूप में बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा क्या किया गया था, बना लिया गया था, मिला लिया गया था। कहा जा रहा है कि परेशानी का कारण एक और भी था, जिसे चकबंदी या बाड़ा पद्धति कहते हैं, जिसके द्वारा 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म शक्तिशाली जमींदारों के बड़े बड़े फार्मों में क्या किया गया था, मिला दिया गया। इस पद्धति से बुरी तरीके से प्रभावित हुए गरीब परिवारों ने औद्योगिक काम देने की मांग की। क्या करना, काम के औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिक काम देने की मांग की भाई, कि भाई अब हमारा तो ज़मीन वगैरह जो भी है ले लिया गया है कि नहीं है।
तो भाई हमको उस पर काम करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन कपड़ा उद्योगों में भी मशीनों के प्रचलन से हजारों की संख्या में हथकरघा बुनकर बेरोजगार होकर गरीबी की मार झेलने को क्या हो गए, मजबूर हो गए, क्योंकि उनका करघा मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। 1790 के दशक से बुनकर लोग अपने लिए न्यूनतम वैध मजदूरी की मांग करने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना न्यूनतम वैध मजदूरी, भाई हमें इतना मजदूरी क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जिसकी वजह मैंने कि ताकि हम लोग अपनी आजीविका को चला सके। संसद ने इस मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब वे हड़ताल पर चले गए तो उन्हें जबरदस्ती तितर बितर कर दिया गया कि भाई हम काम नहीं करेंगे, जाओ। हताश होकर सूती कपड़ों के बुनकरों ने लंका शहर में पावर लूमों को नष्ट कर दिया। किसने? बुनकरों ने। जो हैंडलूम थे, हैंडलूमों ने पावर लूमों को, किसका होगा पावर लूम, जो भी अमीर व्यक्ति होंगे, क्योंकि वे समझते थे कि वे इन बिजली की करघों की वजह से उनकी रोजी रोटी छीनी है। समझ में आ रहा है? नोटिंगम में उन्हीं कपड़ों उद्योग में भी मशीनों के चलन का प्रतिरोध किया गया। इस प्रकार लेसेस्टर शायर और डर्बी शायर में भी विरोध क्या हो गए, प्रदर्शन शुरू हो गए। ठीक है, तो पावर लूम का सिर्फ और सिर्फ जब भी आए तो बेहतर बैलेंस उतर हो सकता है कि पावर लूम कहीं न कहीं अगर भारत में अगर अच्छा काम कर रहा है तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो कहीं न कहीं हैंडलूम से जूझ रहा है कि नहीं है, उसकी कहीं न कहीं रोजगार छीनने का बहुत बड़ा क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। यूपीएससी यही चाहता है, इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के जब भी क्वेश्चन है तो क्या करो, डिफेंड करने का प्रयास करो कि ठीक है पावर लूम से देश विकास कर रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है कि नहीं है, लेकिन जो अभी भी उस पुरानी प्रक्रिया में मतलब जुड़े हुए हैं हैंडलूम में, सरकार को उनको भी क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हैंडलूम की जगह उन्हें भी क्या हो जाए, पावर लूम मिल जाए, वरना फिर हाल किसका हो जाएगा, ब्रिटेन जैसा हाल हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रही हो? कोई दिक्कत नहीं। चलो, फिर कहा जा रहा है यहाँ पे यॉर्कशायर में, जगह का क्या है, सब नाम है यहाँ पे। यॉर्कशायर में ऊन कतरने वालों ने ऊन कर्तनों के ढांचों को तोड़ दिया। हर जगह क्या हो रहा है, हिंसा भड़क गया है। ये लोग परंपरागत रूप से अपने हाथों से भेड़ों के बाल की कटाई करते थे। 1830 के दंगों में फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों को भी लगा कि उनका धंधा चौपट होने वाला है, क्योंकि खेती में भूसी से दाना अलग करने के लिए नई खलिहानी मशीन का इस्तेमाल क्या हो गया, शुरू हो गया। हर जगह क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, और हर जगह मशीन आने से हर एक क्षेत्र में जो लोग मजदूर लोग हैं उनका अपना आजीविका रोजगार छीनने का क्या होने लगा, डर लगने लगा। एक तो इतने घंटे काम कर रहे हैं, उतनी अच्छी मजदूरी दर नहीं है, ऊपर से मशीन अब उनकी जगह ले रहा है, तो फिर क्या खाएंगे। दंगाइयों ने इन मशीनों को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप 9 दंगाइयों को फांसी की सजा हुई। 450 लोगों को कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में जो गोरे चिट्ठे लोग हैं, कहाँ के लोग अधिकतर बसे हैं? ब्रिटेन के लोग बसे हुए हैं, है कि नहीं? ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप के लोग भी आ गए। एक करिश्माई व्यक्तित्व वाले जनरल नेड लूड के नेतृत्व में लुडिज्म नामक अन्य आंदोलन चलाया गया। क्या लुडिज्म क्या है, देखते हैं। यह एक अन्य किस्म के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण था। लुडिज्म के अनुयायी मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि न्यूनतम मजदूरी, नारी एवं बाल श्रम पर नियंत्रण, मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगे पेश करने के लिए मजदूर संघ बनाने की भी मांग करते थे। बहुत अच्छा है। इसके नेतृत्व में, जनरल नेड लूड के नेतृत्व में,
है कि नहीं है? तो क्या कोई भी इसमें ऐसी मांग है जो खराब है? नहीं है। बहुत बेहतरीन। यहीं से तो है मजदूर संघ, है कि नहीं है? ट्रेड यूनियन। यही मजदूर संघ पहली बार कहाँ बना है? यूरोप में बना, ब्रिटेन में बना, और धीरे धीरे आज वर्तमान समय में हर जगह क्या है ये एक्टिव है। इतनी भारत में तुम लोग देख रही हो कल कारखाना, ठीक है, हर जगह मौजूद है। उस दिन पर बता नहीं रहा था कि मजदूर का क्या हो गया था, हाथ कट गया था, यहाँ से निकल गया, कट गया, पूरा अलग हो गया। और पूरा मजदूर क्या कर दिए? हल्ला कर दिए, यूनाइट हो गए, है कि नहीं है? कि भाई अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, कैसे काम करेगा? तो बहुत अधिक उसको क्या दिया गया? क्षतिपूर्ति रकम दिया गया, इलाज कराया गया उसका। अब सोचो, क्या अगर ये मजदूर संघ ट्रेड यूनियन नहीं होता तो हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में हर जगह ये लोग क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। गांव में नहीं बनाते हैं लोग, गन्ना काटने जाते हैं लोग, क्या बनाते हैं? एक यूनियन बना लेते हैं कि 10 लोग हैं, 10 लोग में कोई अलग अलग जाएगा होएगा नहीं, 10 लोग जहाँ जाएंगे एक साथ जाएंगे, है कि नहीं है? अगर गांव में 1-2 पार्टी है, दोनों मिल जाएगी ना, हमें 50 रुपये क्विंटल ही गन्ना काटना है, तो जो मालिक जा रहा है गन्ना कटवाने, अब उसकी मजाल नहीं है, ठीक है, मजबूरी है कि उनको क्या करना पड़ेगा? हायर करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा कटवाने। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत ही है, यूनिटी में, एकता में बल है, वही है ये मजदूर यूनियन। फिर कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवियों के पास उन कठोर कार्यवाहियों जिनसे उनके जीवन में फेरबदल हो रही थी, इसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो वे वोट देने का अधिकार था, न ही कोई कानूनी तरीका। ठीक है, मांग तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये मांग बेहतरीन कब हो सकता था? जब भाई इनको वोट देने का अधिकार होता, है कि नहीं है? अभी वोट देने का अधिकार है तभी तो लोगों का काम क्या हो पाता है? बहुत अधिक तक हो पाता है। पहले से पूरा नहीं हो पाता, लेकिन पहले से तो हो ही पाता है। ठीक है, मांग नहीं माने तो लोग सड़क जाम कर देना, ट्रेन जाम कर देना, है कि नहीं है? आए दिन लगा रहता है, तो सरकार पे प्रेशर बनता है। अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभा करने और प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान में शांतिपूर्ण क्या हुए? इकट्ठा हुए। कहाँ के लोग? ब्रिटेन के लोग, ठीक है, लेकिन उनका बर्बरतापूर्वक क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। इसे पीटर लू के नरसंहार से नाम के जाना जाता है। क्या? पीटर लू भाई इकट्ठा हुए होंगे, ठीक है, नरसंहार किया गया, मारा गया, बिल्कुल रॉलेट कानून की तरह, जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह किया गया होगा वहाँ पे। जिन्होंने जिन अधिकारों की मांग की उन्हें उसी वर्ष संसद द्वारा 6 अधिनियमों द्वारा क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। माना क्या किया गया? नहीं गया। इन अधिनियमों द्वारा कहीं है ना, देखो तो, इन अधिनियमों द्वारा, हाँ, अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे, इन अधिनियमों के द्वारा उन राजनीतिक कार्यकलापों पर रोक बढ़ा दी गई। इस रोक की शुरुआत 1795 के 2 जुड़वा अधिनियमों के तहत की गई, परंतु इसमें कुछ ही लाभ प्राप्त हुए। पीटर लू के बाद ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने की आवश्यकता उदारवादी राजनीतिक दलों के द्वारा क्या की गई? महसूस की गई कि नहीं भाई, अब जरूरी आ गया है कि हाउस ऑफ कॉमन को, जो निचला सदन जिसे बोला गया, उसको अधिक प्रतिनिधित्वकारी बनाए जाने क्या हुई? आवश्यकता महसूस हुई कि भाई इसी तरीके से हिंसा, ठीक है, होते रहेगा। किसके द्वारा? उदारवादी राजनीतिक दलों के द्वारा। तो भाई इसके लिए ज़रूरी था कि हमें क्या करना पड़ेगा? जो जुड़वा अधिनियम जो लाया गया इनके रोक के लिए, इनको क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए, निरस्त किया जाए। कोई दिक्कत?
अब बात की जा रही है कानून के जरिए सुधार। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि जो भी सुधार होगा, अस्थायी सुधार यहीं पे हो सकता है। अब जो भी इनके साथ समस्याएं होगा भाई, उस समस्याओं को क्या किया गया होगा, कंट्रोल किया गया होगा। यही है ना। अब भाई इसको कानूनी मैंने कानूनी प्रक्रिया के द्वारा भाई इसको लिख दिया गया, हर चीज़ को क्या कर दिया गया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। ये लीगल है कि नहीं, ये इलीगल है। अब पहले जो इलीगल तरीके से लोग काम कराते थे, क्या आप करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। नाम ही यहाँ पे कानून के जरिए सुधार। अब इसको पॉइंट में क्या करना था, लिख लेना, कोई दिक्कत। जहाँ पे दिया 1819 में है कि नहीं है, 33 में, 1847 में, 1842 में, कोई दिक्कत। मैंने सब यहाँ वहाँ दिया है, इसको एक जगह क्या करना, लिख लेना। जैसे 1819 में क्या हुआ, तो भाई 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाले से फैक्ट्रियों में काम करवाने के लिए क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक क्या कर दी गई, सीमित कर दी गई। सोचो, 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। ये अपने आप में क्या सही था? लेकिन सोचो उस समय मैंने 18 घंटे 20 घंटे से 12 घंटा हुआ होगा तो कितने लोग क्या होंगे, खुश हुए होंगे। लेकिन इस कानून में इसका परिवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई। बुझा कि नहीं बुझा? अम्बेडकर जो लिखे हैं, संविधान जो लिखा गया है, ठीक है, संविधान की एक आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा होगा तुम लोगों को आर्टिकल 32 को, कि अगर इस संविधान में कोई भी बात किसी को अगर नहीं माना जा रहा है तो इसके तहत वो क्या कर सकता है, फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मानव अधिकार के तौर पे इसे भी दिया गया है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो कहने का मतलब यहाँ पे कि कानून बना दिए है कि नहीं है। अब इस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो कानून बना दिया गया, लेकिन कहा गया है यहाँ पे कि इस कानून में इसका परिवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था क्या की गई, नहीं की गई थी। जो अपने आप में, ठीक है, कहीं न कहीं एक नकारात्मक पक्ष है। जब कानून बना रहे हैं तो सरकार के पास पूरा क्या होना चाहिए, और स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कैसे इसको क्या करना है, लागू करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किए जाने के बाद अब क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। 1833 में एक अधिनियम पारित किया गया। कब? 1833। अब सब एकदम लिंक रहना चाहिए, है कि नहीं है, कि एक दूसरे से सब क्या है, कनेक्टेड है। क्या किया गया, तो इसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों पर काम लगाने की अनुमति दी गई। कोई दिक्कत? बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई। कैसे? फैक्ट्री निरीक्षक की व्यवस्था कर दी। मैंने निरीक्षक माने क्या, देख रेख। फैक्ट्रियों की जो लोग देख रेख कर रहे हैं, जो पहले 1819 में किया नहीं गया था, जिससे कि अधिनियम के परिवर्तन तथा पालन को क्या किया जा सके, सुनिश्चित। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंततः 1847 में 30 वर्ष से अधिक लंबे अरसे तक चलने के बाद 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया गया। क्या? 10 घंटा विधेयक पारित कर दिया। नाम ही है, काम का घंटा कितना हो गया, 10 घंटा। विधेयक पारित कर दिएगा। विधेयक अब क्या बन गया, एक्ट बन गया, कानून बन गया, है कि नहीं है? इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। कोई दिक्कत? मैंने कुल मिला के अब स्थिति क्या हो रही, मजदूरों की सुधार हो रही है। देखते हैं क्या है। फिर कहा जा रहा कि ये अधिनियम कपड़ा उद्योगों पर ही लागू होते थे, खनन उद्योगों पर नहीं। कोई दिक्कत? कि भाई कपड़ा उद्योग पे क्या करना है, 10 घंटा से अधिक काम नहीं करना है, लेकिन खनन उद्योगों पर नहीं। देखो कितना अधिकार जो है, ठीक है, बिल्कुल मैंने होता है ना, मधुमक्खी के रस की तरह एक एक बूंद निकाल के क्या कर रहे हैं,
दे रहे हैं। सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खान उद्योगों ने यह उजागर कर दिया। खान मैंने समझ रही हो ना, खनन उद्योग, कि खानों में काम करने की परिस्थितियां वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने से पहले कहीं अधिक क्या हो गई, खराब हो गई है। क्यों खराब हो गई है? क्योंकि बच्चे अब उस खान में काम करने जाएंगे नहीं, तो अधिकतर जो प्रेशर पड़ेगा किस पे पड़ेगा, जो पुरुष लोग पहले से काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले से अधिक संख्या में बच्चों को कोयला खानों पर काम में लगाया जा रहा था। 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने सब कानून बन रहा है, यह कानून बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन काम न लिया जाए। इन कानूनों का परिवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों द्वारा किया जाता था। अब ये अच्छी बात थी कि भाई कानून के साथ साथ क्या होते थे, इसको लागू करवाने के लिए निरीक्षक भी होते थे फैक्ट्रियों में, कि इसको लागू कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। लेकिन यह एक कठिन काम था, निरीक्षकों का वेतन बहुत कम था है कि नहीं है? निरीक्षकों का वेतन क्या था, बहुत कम था। मतलब सरकारी आदमी है ये लोग, ठीक है, इनका वेतन कम था, तो भाई इसका मतलब कि मामला क्या है, गड़बड़ है। और जो भी प्रबंधक है, मिल मैनेजर वगैरह, उन्हें रिश्वत देकर आसानी से उनका मुंह क्या कर देते, बंद करा देते थे। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर क्या कर देते हैं, लगवा देते हैं, ताकि उनकी मजदूरी से घर का खर्च चलाने में क्या मिले, सहायता मिले। तो देखो दोनों तरह से यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई भी कानून नहीं, उसको लागू करवाने का, करने का सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उतनी जिम्मेदारी, उससे अधिक जिम्मेदारी किसकी है, लोगों की है कि नहीं है। लेकिन लोगों के साथ भी समस्याएं हैं कि भाई उनके बाल बच्चे, ठीक है, पूरा जब मिल के एक घर चल रहा है, बाल बच्चे अगर बैठ जाए तो फिर समस्या उनको क्या होगी, आएगी। तो इससे साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि जो मजदूरी दर होना चाहिए इंग्लैंड में, अभी भी मजदूरी दर उतना बेहतर क्या है, नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट सेक्शन दिया है औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क, ठीक है, क्या क्या तर्क दिया जा सकता है। देखो कह रहा है कि 1970 के दशक तक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1820 के दशक के बीच हुए औद्योगिक विकास और विस्तारों के लिए करते थे। कि यही क्या है, औद्योगिक क्रांति, कुछ नहीं है, टॉपिक लगभग क्या है, कहाँ से दिया है, यही है ना। पूरा टॉपिक का एनालिसिस करने का क्या हो जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि 1780 से कब तक 1820 के क्या कहते थे लोग उसको, औद्योगिक विकास। लेकिन इसके बाद इस शब्द के प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी कि ऐसा कहना क्या है भाई, गलत है, तो कोई ना कुछ तर्क दिया होगा। दरअसल औद्योगिकरण की क्रिया इतनी धीमी गति से होती रही कि इसे क्रांति कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्रांति का मतलब क्या है, अपने आप में तेजी से परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति नाम देना क्या सही है इसको, तो तर्क वितर्क दोनों है, बुझा है कि नहीं बुझा है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिक क्रांति को क्रांति कहना कहाँ कितना हद तक क्या है, सफल है, क्रांति का मतलब क्या है, बुझाया कि नहीं बुझाया। तो अब इस समझ लोगे तो बेहतर रहेगा। मॉडर्न स्ट्रीम बार बार आएगा कि 1857 की क्रांति एक असफल क्रांति थी, है कि नहीं है। तो क्रांति का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लो, समझ लो, आगे चल के फिर बेहतर समझ में आएगा। तो इन लोगों ने तर्क क्या दिया कि भाई बड़ा धीमी गति से हो रहा था, तो क्रांति करना ठीक क्या है, नहीं है। इसके द्वारा पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को ही आगे नए स्तरों तक लाया गया, मैंने जो पहले से क्या हो रहा था, चल रहा था, उसी को थोड़ा आगे लाया गया। इस प्रकार फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा पहले के अपेक्षा अधिक हो गया, धन का प्रयोग भी पहले से अधिक व्यापक रूप में होने लगा। अरे इधर आओ यार, कितना एकदम चल जाओ, उधर बैठ जाओ जाके, अरे थोड़ा इधर रहो, इंटरेक्शन बनना चाहिए ना, बार बार बोलते हैं तो एकदम
19वीं शताब्दी के शुरू होने से काफ़ी समय के बाद भी इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई फैक्ट्रियाँ या खाने नहीं थी। कब? 19वीं शताब्दी के शुरू में। ये कौन सा शताब्दी है? 18वीं है। ये कौन सा है? 19वीं है। इसीलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा गया। इंग्लैंड में परिवर्तन यह क्षेत्रीय तरीके से हुआ। कैसे? क्षेत्रीय तरीके से एक एक क्षेत्र को विकसित हुआ। सारा कि नहीं कि इंग्लैंड का पूरा शहर क्या हो गया? विकसित हो गया। प्रमुख रूप से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम नगरों के चारों ओर न कि संपूर्ण क्या है देश में, मतलब पूरा ब्रिटेन में नहीं हुआ। ये औद्योगिकरण अधिकतर कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड के जो प्रमुख शहर हैं यहाँ पे, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम। बर्मिंघम है उसको क्या बोलते हैं? न्यूकासल बोलते हैं। अब नया नाम यही है बर्मिंघम, जहाँ पे वहाँ पे क्या रहती है? वहाँ की महारानी रहती है, सिर्फ बर्मिंघम में रहती है। कोई दिक्कत? तो बर्मिंघम या न्यूकासल नगरों के चारों ओर न कि संपूर्ण देश में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि क्रांति क्या है? नहीं है। लोग अपना अपना क्या दे रहे हैं? तर्क दे रहे हैं। देखो, क्या कपास या लोहा उद्योगों में अथवा विदेश व्यापार में 1780 के दशक से 1820 के दशक तक हुए विकास या समृद्धि को क्रांतिकारी कहा जा सकता है? क्या दिया है? क्वेश्चन टैग दिया है। नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योग में जो ध्यान आकर्षणकारी समृद्धि हुई वह अभी एक ऐसे कच्चे माल पर आधारित थी जो ब्रिटेन से बाहर मंगाया जाता था। मतलब ब्रिटेन के बाहर से मंगाया जाता था, है कि नहीं है? कपास हो नहीं सकता है वहाँ पे। और तैयार माल भी दूसरे देशों में विशेषता दिया हुआ है भारत में बेचा जाता था। धातु से बनी मशीनें और भाप की शक्ति तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक दुर्लभ रही। 19वीं शताब्दी के लास्ट तक क्या रही? दुर्लभ रही। मैंने इक्का दुक्का चल रही थी, ना के बराबर चल रही थी। ब्रिटेन के आयात और निर्यात में 1780 के दशक से दो तेजी से वृद्धि हुई। उसका कारण यह था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण उत्तरी अमेरिका के साथ जो व्यापार बाधित हुआ वह फिर से क्या हो गया? शुरू हो गया। 1776 में जो युद्ध हुआ, तो क्या इस युद्ध के बाद अमेरिका और ब्रिटेन का व्यापार नहीं हुआ? होने लगा, मुक्त व्यापार हो गया। इस वृद्धि को तीव्र वृद्धि कहकर अंकित किया गया क्योंकि जिस बिंदु से उसका प्रारंभ हुआ था वह काफ़ी क्या था? नीचे था। भाई मैंने पहले देखो, मैंने बताया था बार बार कि किसी मजदूर को, ठीक है, मजदूरी बना के उसको काम करवाना, क्या वो सही काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि अगर कोई बंजर भूमि है, ठीक है, एक बंजर भूमि एक किसान को दे दो, लो भाई ये बंजर भूमि क्या है? तुम्हारी है। तो दिन रात ये करके उसको सींच के उसमें प्रोडक्शन क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लेकिन एक बंजर भूमि में थोड़ा सा मजदूरों से काम करा कर देखो, क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार मैं कहना क्या जा रहा हूँ? तो वही चीज़ है यहाँ पे बताने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि भाई पहले जो उपनिवेश थे अमेरिका के जो लोग उपनिवेश जो बने हुए थे, क्या थे? इनको लग रहा था कि यार सारा मुनाफा कौन कमा ले रहा है? ब्रिटेन के लोग कमा ले रहे हैं। जब पूरी तरीके से आज़ाद हो गए तो हमको अब इनको लगा कि नहीं भाई अब जो मुनाफा होगा किसका होगा? हमारा होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो अब इनकी जो काम करने की क्षमता पहले से कम होगी कि पहले से अधिक हो गई होगी? हैं? अधिक हो गई होगी पहले से। समझ में आ रहा है कि नहीं यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यही है, अमेरिका है, ठीक है, इधर ब्रिटेन है, ठीक है। जब वो 1776 की जब लड़ाई से पहले यहाँ पे जो हो रहा होगा काम, मनमुटावा हो रहा होगा, करेंगे सारा मुनाफा ये कमाएंगे। 1776 के बाद अब पूरी तरीके से क्या हो गए? लोग एक्टिव हो गए कि नहीं हमें अधिक अब क्या करना है? काम करना है, मुनाफा कमाना है, मुक्त व्यापार आ गया, सारी जब हमारी मांगे पूरी ही कर ली गई था, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो काम करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये मजदूर रह के नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब तक तुम्हें अपना वाला फीलिंग नहीं है जी कि हमारा है, तब तक
फीलिंग नहीं है। अभी सपोज करो ये यही घर है कि नहीं है, कितने बार आता होगा किसके दूसरे घर में झाड़ू लगा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन वही जब बात अपनी की जब आ जाएगी तो एनर्जी लेवल दूसरे लेवल पर रहेगा, है कि नहीं है? चलो, आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक यह दर्शाते हैं कि सतत औद्योगिकरण 1815 से लेके, ठीक है, 1815 से कब है तुम्हारा, 1820। इस तरह से जब भी लिखा जाएगा ध्यान रखना, 1815 से कब है, मान लो 50, तो 1815 से लेकर कब तक, 50 तक। पहले की बजाय बाद में दिखाई दिया। 1793 के बाद के दशकों में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के विघटनकारी प्रभाव का अनुभव किया गया था कि नहीं था? 1793 के बाद कौन आ गया, नेपोलियन आ गया। 1793 से लेकर कब तक, लगभग 1815 तक नेपोलियन का था। 1815 तक आते थे नेपोलियन, कम महाद्वीपीय व्यवस्था उसको बर्बाद कर दिया। औद्योगिकरण को देश के धन के पूंजी निर्माण में, आधारभूत ढांचा तैयार करने में अथवा नई मशीनें लगाने के लिए अधिकाधिक निवेश करने में, इन सुविधाओं के कुशलतापूर्वक उपयोग के स्तर को बढ़ाने और उत्पादक में वृद्धि करने के साथ जोड़ा जाता है। मैंने कह रहा है यहाँ पे कि औद्योगिकरण को देश के धन के पूंजी निर्माण में, लंबा सेंटेंस दिया है, ये आधारभूत ढांचा तैयार करने में। आधारभूत ढांचा का मतलब क्या होता है, रोड, सड़क, बिजली, ठीक है, पूरा आधारभूत ढांचा। मशीन अगर बनाना है तो मशीन बनाने के लिए जहाँ बनाना है वहाँ पर आधारभूत ढांचा, बिल्डिंग है वहाँ का, है कि नहीं है? मैंने बेसिक जो ढांचा है जिस चीज़ के लिए, उसको बनाने के लिए जो तैयार किया जाता है उसी को बोला जाता है आधारभूत ढांचा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ढांचा तैयार करने में अथवा नई मशीन लगाने के लिए अधिकाधिक निवेश करने में, है कि नहीं है? इन सुविधाओं के कुशलतापूर्वक उपयोग के स्तर को बढ़ाने में, मैंने जो भी लगा रहे नई मशीन, इसका कुशलतापूर्वक उपयोग के स्तर को बढ़ाने में और इस मशीन से और उत्पादक में वृद्धि करने के साथ जोड़ा जाता है। कि पहले से जितना प्रोडक्शन हो रहा था और उस प्रोडक्शन क्या करना है, बढ़ा देना है। यानी लाभदायक निवेश इन मामलों में उत्पादक के स्तरों के साथ साथ 1820 के बाद भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्रॉफिट, प्रोडक्शन सब बढ़ रहा है। 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योग से आधे से भी कम उत्पादन होता था। 1840 के क्या दशक तक, समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? मैंने आधे से कम उत्पादन होता था। तकनीकी प्रगति इन शाखाओं तक सीमित क्या थी, नहीं थी, बल्कि वहाँ कृषि संसाधन तथा मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे उद्योग धंधे में भी देखी जा सकती थी। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद में तेज़ी से क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इतिहासकारों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि 1760 के दशक से 1815 तक ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की। 1760 से लेकर 1815 तक क्या? पहला औद्योगिकरण और दूसरा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत में क्या करना, युद्ध लड़ना। मैंने अपने घर में क्या करो, औद्योगिकरण करो, है कि नहीं? और इस औद्योगिकरण के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसको अमेरिका से लाओ, ठीक है, भारत से लाओ, मैंने कुल मिला के कहाँ से लाओ, अपने उपनिवेशों से लाओ। यही था ना। और शायद वह उनमें से एक काम में असफल रहा। किस काम में? तो भाई अमेरिका को लेके रहा कि नहीं रहा। ब्रिटेन 1760 के दशक के बाद अगले 60 वर्षों में 36 वर्ष तक युद्ध में लड़ाई में व्यस्त रहा। जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी वह युद्ध लड़ने में खर्च की गई। यहाँ तक कि युद्ध का 35% तक खर्च लोगों की आमदनियों पर कर लगाकर पूरा किया जाता था। कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? कहने की कोशिश किया जा रहा है कि 1760 के बाद भारत में भी देखोगे तो 1760 के बाद कहा जा रहा है कि अगला कितने वर्ष तक, 60 वर्ष में कितना लड़ाई लड़ा, 36 लड़ाई लड़ी।
इसके वजह से इंग्लैंड के संसाधन बर्बाद हुए, नष्ट हुए, ठीक है। और इसका पूर्ति कहाँ से किया गया? तो वहाँ कर क्या करके बढ़ा के उसको क्या किया गया? पूरा किया गया। कितना प्रतिशत कर लगा के? 35% तक लोगों की आमदनी पर कर लगाकर पूरा किया जाता था। कामगारों और श्रमिकों को कारखानों तथा खेतों में से निकालकर सेना में भर्ती कर किया जाता था। खाद्य सामग्रियों की कीमतें तो इतनी तेजी से बढ़ी कि गरीबों के पास अपनी उपभोक्ता सामग्री खरीदने के लिए बहुत कम पैसा बचता था। कोई दिक्कत? फिर क्या आ गया? नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन के द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिश ने यूरोप महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से क्या कर दिया? अवरुद्ध कर दिया। अब जो भी ठीक है, पूरी तरीके से नेपोलियन उस महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू नहीं कर पाया। क्या था महाद्वीपीय व्यवस्था? तुम बताओ तो। तब से बोल रहे महाद्वीप आ रहा है, लेकिन पूछ नहीं रहे हो कि क्या है ये। यही तुम लोग सबसे कमी है। हम पूछ देंगे तो फिर क्या है? एकदम सुना सुना लग रहा है। नहीं पढ़े, ध्यान नहीं आ रहा है। ध्यान नहीं आ रहा है तो तुम्हारी कमी यही है ना कि बार-बार मैं पूछूंगा। कुछ नहीं बुझा रहा है। महाद्वीपीय व्यवस्था में उपनिवेश बनाना होता ना। क्या था महाद्वीपीय व्यवस्था? जैसे इंग्लैंड है तो वह यूरोप से आयात करता था ज़्यादा अनाज, मतलब खादों को लेकर, खाद्य संसाधन जितने थे तो वे अधिक मात्रा में आयात करता था। लेकिन यह जो नेपोलियन था, इस खाद्य मतलब व्यापार को रोकने के लिए यह महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू कर दिया। अब इतना जान रही, इसका मतलब कुछ समझ रही है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? इसलिए तुम पे डाउट हमको ज़्यादा रहता है। ज़्यादा डाउट हो जाएगा तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा। महाद्वीपीय व्यवस्था एक लाइन में बोला जाए तो इंग्लैंड, ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन ने क्या किया था? लगभग पूरे यूरोप पे अपना कंट्रोल कर लिया था कि नहीं था? लेकिन उस पूरे जो यूरोप का जो अच्छा खासा भाग था कौन था? इंग्लैंड था। बहुत समृद्ध था, है कि नहीं था? सबको अपने पैर पे गिरा लिया था नेपोलियन, लेकिन वो इंग्लैंड गिरने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसको लगा कि भाई इंग्लैंड की जो समृद्धि है उसके व्यापार की वजह से है, और इंग्लैंड को अगर हमको, ठीक है, अपने अंडर कंट्रोल करना है तो उसके व्यापारिक व्यवस्था को क्या करना होगा? ख़त्म करना होगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए उसने बोल दिया है कि भाई कि जो भी यूरोप के लोग हैं, ब्रिटेन से कोई व्यापार क्या करेगा? याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो एक लाइन में कहा जाए तो नेपोलियन के द्वारा ब्रिटेन को अपने कंट्रोल में करने के लिए जो भी नीति अपनाया गया, कहाँ अपनाया गया? इस महाद्वीपीय व्यवस्था में बनाया गया। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो बार बार महाद्वीपीय व्यवस्था का नाम आ रहा था, समझो यहाँ पे। तो नेपोलियन ने किया, नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिश। अब ब्रिटेन जब उसे नाकाम करेगा तो क्या उसके संसाधन नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? पूरा कंपटीशन हो गया है, ठीक है। उसके भी गुप्तचर होंगे, उसके भी जहाज अधिक हुए होंगे, है कि नहीं है? कहाँ से कहाँ लेके जाएं, कैसे लेके जाएं? क्योंकि फ्रांस की जो भौगोलिक स्थिति है, जो भी व्यापार हो रहा है इधर यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से, कहाँ जाके जाएगा? फ्रांस होके जाएगा, है कि नहीं है? इंग्लैंड पहुँचते 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 बीच में कौन है? फ्रांस है। जो नेपोलियन की सबसे मतलब रणनीतिक भूल रही, शायद अगर उसने कंट्रोल कर लिया होता, अगर नेपोलियन की नौसैनिक शक्ति क्या होती? बहुत अच्छी होती। फेलियर का सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या था? नेपोलियन की नौसैनिक सेना, स्थल सेना तो मजबूत थी, लेकिन नौसैनिक सेना फ्रांस की बहुत अच्छी क्या थी? नहीं थी। थोड़ा लिंक करने की कोशिश करो इसको। समस्या अभी भी आ रहा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री की कॉपी निकालो, ठीक है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? और एक बार देखो इसको, महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी नेपोलियन की। इससे ब्रिटेन से निर्यात होने वाले अधिकांश लक्ष्य स्थल ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से क्या हो गए? बाहर हो गए। समझते आएगा ही आएगा।
क्रांति के साथ प्रयुक्त, अब यहाँ पे बिल्कुल अब चूँकि हम लोग टॉपिक दूसरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुल मिला के महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के कैसे साबित हुआ? असफल साबित हुआ, क्योंकि नेपोलियन की खुद जो उसकी नीतियाँ थी, ठीक है, कि भाई खुद वो व्यापार करने लगा किससे? इंग्लैंड से, अब अधिक मुनाफा के चक्कर में, ठीक है। क्रांति के साथ कहा जा रहा है कि प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से बहुत क्या है? सीमित है। अब बताया जा रहा है यहाँ पे, यही हम लोग कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति कहना कितना अधिक तक क्या है? सफल है। तो क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से क्या है? बहुत सीमित है। इस दौरान जो रूपांतरण हुआ, माने जो परिवर्तन हुआ, रूप जो बदलाव हुआ, वह आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र तक सीमित ही नहीं रहा, बल्कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों से परे तथा समाज के भीतर भी हुआ। कह रहा है कि अब इस औद्योगिकरण शब्द से जो परिवर्तन हुआ सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं हुआ, आर्थिक गतिविधियां और क्या औद्योगिकरण का ही मतलब बढ़ावा मिला? नहीं। कई सारे क्षेत्रों में सकारात्मक नकारात्मक इसका क्या प्रभाव पड़ा, और खासकर उस ब्रिटेन के समाज के भीतर बहुत सारे प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप दो वर्गों की प्रधानता मिली। पहला था बुर्जुआ वर्ग यानी मध्यम वर्ग, और दूसरा वर्ग था नगरों और देहाती इलाकों में रहने वाला मजदूरों का यानी सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित स्फटिक प्रासाद में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजित किया गया। कब? 1851 में, ठीक है। स्फटिक प्रासाद में ब्रिटिश उद्योग की, समझ में आ रहा है ना, ब्रिटिश क्या उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए कि इतना दिनों में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धि क्या क्या रही। उद्योग माने कल कारखाने, ठीक है। विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। होता है ना, कोई चीज़ मान लो सक्सेस होता है तो भाई उससे रिलेटेड बैनर लगा देना, उसके बारे में जानकारी दे देना। कह रहा है कि जिसे यही है शायद, ठीक है, यही है महल जहाँ पे फिर लटकाया गया है, ठीक है। महान प्रदर्शनी म्यूजियम टाइप का, ठीक है, लगा दिया गया। दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों में से जितने लोग हस्तशिल्प की इकाइयों में काम करते थे, लगभग उतने ही फैक्ट्रियाँ कारखानों में क्या थे? कार्यरत थे। माने आधे जो मजदूर जो थे, आधे मजदूर कहाँ थे? हस्तशिल्प में काम करते थे। मैंने हस्तशिल्प माने हाथों से जो भी बनाया जा रहा है, ठीक है। 50% मजदूर, और 50% मजदूर कहाँ काम करते थे? कारखानों में काम करते थे। 1850 के दशक से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का अनुपात अचानक बढ़ गया, और उनमें से अधिकांश लोग उद्योग में काम करते थे, यानी वे श्रमजीवी वर्ग थे, श्रम करके अपनी आजीविका चला रहे थे। अब ब्रिटेन के समूचे कार्य बल का केवल 20% भाग ही देहाती इलाकों में रहता था। सोचो कितना बड़ा चेंज आया। भारत जैसे देश में अभी भी लगभग 60% से ऊपर जनसंख्या क्या निवास करती है? गांव में, देहात में निवास करती है। इतने बड़े शहर बनने के बाद भी, लेकिन यहाँ पे सोचो 80% जनसंख्या कहाँ आ गई? शहरों में आ गई। कब? 1850 के आसपास ही। औद्योगिकरण की यह रफ्तार अन्य यूरोप देशों में हो रहे औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज थी। ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार नाम है यही मसन ने कहा है कि 1850 से 1914 तक की अवधि को ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत क्या हुई? व्यापक पैमाने पर हुई। मैंने क्रांति कहना क्या है? इसको बिल्कुल सही है, जिसमें संपूर्ण व्यवस्था और समाज की काया पलट अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से क्या होगा? खत्म हो गया। इतना ही है, इतना ही है, ठीक है। कुल मिला के देखो, क्रांति जहाँ भी आए,
ठीक है। क्रांति अपने आप में, अभी मत बोलना कि क्रांति से बहुत बड़ा ये परिवर्तन आ गया, वो परिवर्तन आ गया, ये परिवर्तन आ गया। देखो, क्रांति का मतलब अपने आप में बहुत, ठीक है, इसका मूल्यांकन अचानक नहीं किया जा सकता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? धीरे 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 समय बीतता है तो उसको एक व्यापक तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्रांति का मूल रूप यही मतलब होता है कि इसने आगे चल के प्रभाव क्या छोड़ा, आगे चल के इसका क्या करा, प्रभाव क्या प्रभाव पड़ा। बुझाया कि नहीं बुझाया? और ये जो प्रभाव होगा, इस क्रांति से जो भी प्रभाव पड़ा, कैसे प्रभाव को अधिकतर देखा जाता है? सकारात्मक प्रभाव को देखा जाता है। बुझाया कि नहीं बुझाया? जैसे 1857 में जो क्रांति हुई, क्या सफल क्रांति हुई? नहीं। 1857 में भूल गई सब? नहीं भूले। 1857 में जो जगह जगह क्या हुई, क्रांति हुई, झांसी की रानी, कई जगह हुआ कि नहीं हुआ? वो एक असफल क्रांति थी, लेकिन भारत के लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इंग्लैंड के लोग बोलते हैं लोग ये तो क्रांति थी ही नहीं। तो सोचो 1857 में आखिर जिन लोगों ने एकजुटता दिखाई, क्या उसका प्रभाव लोगों पे सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा भाई। कि जब, ठीक है, छिट फुट में जब यहाँ वहाँ लोग विद्रोह करके जब इतनी बड़ी क्रांति को लोग पैदा कर सकते हैं, अंग्रेजों को, ठीक है, पूरी तरीके से डमाडोल कर सकते हैं, तो क्रांति का कुल मिलाकर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यापक जो मतलब होता है, यही होता है कि आगे चल के इसका प्रभाव क्या हुआ। उस समय क्रांति इसलिए नहीं कहा जा रहा था इंग्लैंड के समाज में कि भाई लोहा, ठीक है, मतलब जो भी औद्योगिकरण जो चलता है, जिसके वजह से भाप इंजन, ठीक है, टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक प्रयोग, वो प्रयोग नहीं किया गया और मजदूरों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि एक बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन के लिए, बुझा रहा है ना, बार बार बोलता है विकास है, विकास कुर्बानी मांगती है, ठीक है, तो कुर्बानी किसने दिया? इंग्लैंड के मजदूरों ने दिया। तो तब जाके अभी उनका वहाँ पे लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा क्या हो रहा है, चल पा रहा है। उनके पूर्वज और जो दे के गए हैं, शायद अगर उस समय उतने नहीं दिए होते, संघर्ष नहीं किए होते, तो आज इंग्लैंड इतना आगे नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्रांति का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि इसने आगे चल के व्यापक रूप से परिवर्तन क्या किया, कितना सकारात्मक प्रभाव इसने क्या किया, छोड़ा। और वहीं औद्योगिक क्रांति की देन है, ठीक है, कि जो भी मान लो कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, जो भी हुआ, ब्रिटेन में हुआ, कुछ एक शहरों को हुआ, मान लो कि लंकाशायर था, बर्मिंघम था, लंदन था, लेकिन क्या धीरे 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 इन शहरों तक सीमित थोड़े रहा। वहाँ के और भी शहर धीरे धीरे आगे चल के 20वीं सदी 21वीं सदी तक डेवलप हो रहा है। और ये चीज़ें इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रहा, अमेरिका में हुआ, जर्मनी में हुआ, जापान में भी हुआ, एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पे, जो यहाँ पे औद्योगिकरण का लाभ इन देशों को मिला। ये किसकी वजह से हो रहा है? औद्योगिक क्रांति की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए जो तर्क वितर्क जो तब से पढ़ रहे थे हम लोग कि इसको कहना ठीक है कि नहीं है, फाइनली कंक्लूजन आ गया कि इसको औद्योगिक क्रांति कहना बिल्कुल क्या है, क्या है, सही है। बुझा है कि नहीं बुझा? क्यों नहीं कहा जा सकता है, ये भी समझ में आना चाहिए। इसीलिए लोग वितर्क में, मैंने तर्क था ना, तर्क क्यों नहीं कहा जा सकता है, तो इसमें कह सकती हो कि भाई जो भी चला लगभग 18वीं सदी तक बहुत अधिक मशीनीकृत व्यवस्था क्या थी, नहीं थी। मजदूरों पे बहुत नकारात्मक क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। कुछ एक शहरों तक सीमित थी, है कि नहीं है। समाज असमानता से जूझ रहा था। मैंने 3-4 पॉइंट ये भी दिखाने के लिए पर्याप्त कारण है कि उस समय औद्योगिक क्रांति कहाँ क्या जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इससे कहीं अधिक कारण है कि भाई औद्योगिक क्रांति इसे कहा जा सकता है। तो ये होता है मूल्यांकन वाली बातें। समझ में आया कि नहीं आया? इसको निष्कर्ष वगैरह में यूज कर सकती हो। तो धीरे धीरे दिमाग बढ़ाओ, ठीक है, आप टू द कॉन्सेंट्रेट रहो, सब आज से पूरा स्टडी करना शुरू करो, बहुत मज़ा हो गया, ठीक है ना। कोरोना चलते रहेगा, अब इसको क्या करो, पैटर्न बना लो, चल रहा है डेली लाइफ में, कब तक चलेगा कोई नहीं जानता है। तब इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिल्ली में रह कर रोज़ 1000 रुपये बर्बाद करो, हैं।
समझ में आ रहा है ना? तो एकदम आज से सब शुरू हो जाओ।